क्या वो गंवार वार हो क्या एकदम से यार। मतलब जब तुम लोग एकदम कॉमन सेंस एकदम खो देते हो ना, तब बुरा लग जाता है मुझे, लिटरली बता रहा हूँ। सोच 120 डिग्री हो गया तो लाइट कैसे इस मिरर पे पड़ेगी, बता। अगर मान ले मैंने ऐसे कह दिया मिरर ऐसे है, इस पर लाइट 30 डिग्री से गिरी, 30 डिग्री से निकल गई, इस मिरर पे पड़ी तो पड़ी, नहीं तो इमेज दूसरी आएगी कहां से। थोड़ा कॉमन सेंस लगाया कर यार, यही बोला था मैंने क्लास में। पीडीएफ देख के नहीं, यही तो सबसे 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 गंदी चीज जो हो रही है, वो यही हो रही है कि तुम लोग को इतना सपोर्ट मिल जा रहा है ना, इतना सपोर्ट मिल जा रहा है कि आधा दिमाग तो तुम्हारा सपोर्ट ले लेके खराब हो गया। पीडीएफ भी दे दो, वीडियो लेक्चर भी दे दो, और पढ़ना एक को पैसा नहीं है, और पढ़ना एक अच्छा नहीं है। हाँ, सब लाइब्रेरी, सोने के लिए लाइब्रेरी, यस। और भी पता नहीं कौन कौन सा काम होता है लाइब्रेरी में। हाँ, कौन सी वाली लाइब्रेरी में? प्रयास में? खोपचा वाला जिसमें मैं आया था, उसमें कैमरा नहीं लगा हुआ है। लेकिन वो लाइब्रेरी ठीक है एज कम्पेयर टू यहाँ की जैसी लाइब्रेरीज होती है उनके कंपैरिजन में। हाँ, कमोड लगा हुआ है सब जगह। ए बस, बोल रहा है कमोड लगा हुआ है हर जगह। हाँ भैया, मिरर हो गया था, प्लेन मिरर हो गया था। हाँ, ये बताओ इफेक्टिव साइज ऑफ मिरर मिरर कर लिए थे? चलो आओ। आज दिन कौन सा है? शुक्रवार। अच्छा, ओके, चलो चलो। चलो निदा इधर ध्यान दो। मान लो हम तुमसे कहें, क्या कहें, घड़ी में कितना समय हो रहा है, ठीक है ना, मान लो 12:25 या 10:25। सुनो, जैसे हम कहें ये घड़ी है, इसमें ये ऐसे सिचुएशन है, ऐसी तो घड़ी होती है, ऐसी होती है ना। मान लो हम कह रहे हैं इसमें बज रहा है 3:25, 3:25, तो कितना समय होगा? 9, 9 कितना होगा? अरे भाई ये घड़ी इधर चली जाएगी ना यार, ये इधर वाली इधर आ जाएगी ना, और ये वाली इधर आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 8:35, खत्म। क्लियर है ना? तो इसमें क्या है, घड़ी वाले सवाल में क्या है। इफेक्टिव साइज ऑफ मिरर बता देते थे, कितना साइज का चाहिए होगा? अरे h/2 ना। हाँ, चलो अगला हिस्सा है, मतलब मिरर तो अब मोटा मोटा खत्म हो गया, अब मिरर में कुछ नहीं बचा। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर पूरा खत्म। अब प्लेन मिरर का एक अच्छा सा सवाल है, ये करा देता हूं, देखो कह रहा प्लेन मिरर ऑफ सर्कुलर शेप विद रेडियस 20 सेंटीमीटर। एक प्लेन मिरर है किस शेप का? सर्कुलर शेप का, इसका रेडियस कितना है? 20 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या कह रहा है, इज फिक्स्ड ऑन द सीलिंग, इसको एक छत पे फिक्स कर दिया गया। अ बल्ब इज टू बी प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ मिरर, a circular area of radius 1 meter of the floor is to be illuminated after reflecting the light from the mirror। मतलब यहां से ये इसको दीवार में फिक्स किया गया, ये एक नीचे लाइन है, यहां पर कहीं एक लाइट है जिससे रोशनी निकल के इस मिरर के ऊपर पड़ रही है, और ये मिरर जमीन पर 1 मीटर रेडियस के एक एरिया को इल्यूमिनेट कर रहा है।
ये एक एरिया है कितने रेडियस का, 1 मीटर का, जिसको ये इल्यूमिनेट कर रहा है, ठीक है ना। कहा गया कि द हाइट ऑफ द रूम इज 3 मीटर, ये हाइट कितनी है पूरी, 3 मीटर, ये हाइट पूरी है 3 मीटर। तो सवाल कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ मिरर एंड द बल्ब सो दैट द रिक्वायर्ड एरिया इज इल्यूमिनेटेड, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो बल्ब और मिरर के बीच का कि ये पूरा एरिया इल्यूमिनेट हो जाए। अरे क्लियर है क्या, क्या करोगे, इस पूरे एरिया को इल्यूमिनेट करने के लिए क्या करोगे, क्या यहां से लाइट निकलेगी, यहां से टकराएगी और टकरा के क्या यहां वापस आएगी, ये एंगल, ये एंगल, अरे खींच लेना, ये एंगल, ये लेंथ 20 सेंटीमीटर, ये लेंथ 100 सेंटीमीटर ना, तो ये कितना हो जाएगा, कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तो ये हो गया, 80 तो बचा। ये बताओ tan थीटा बराबर 80 बाई कितना, ये पूरा लेंथ कितना है 3, तो 80/300, 3 मीटर है ना, तो एक तो मीटर एक तो सेंटीमीटर, दोनों क्या होगा मीटर ना, तो 80/300, 80/300। और इसी tan थीटा को क्या मैं 20/x लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सब थीटा थीटा ही तो है यार, नहीं आया, आया भाई 20/x, खत्म बात, क्या हो गया, इससे ये कट गया 600/8, 600/8, 300/4 मतलब 75 सेंटीमीटर, आया कि नहीं आया। अरे कितनी बढ़िया अंग्रेजी लिखी है, सवाल 2 कौड़ी का है, सवाल में क्या कठिन है भाई बताओ, यही तो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूरा, और क्या ही है बस। इसके बाद अगला हिस्सा थोड़ा दमदार है, थोड़ा अच्छा है, ध्यान से समझेंगे तो मजा आएगा पढ़ के। अगला हिस्सा आपका स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर में पहले हम बेसिक बेसिक बात समझते हैं कि स्फेरिकल मिरर बनाते कैसे हैं। थोड़ा इसको क्विक रखेंगे, बहुत टाइम पास नहीं करेंगे। मान लो हमने कहा कि ये हमारे पास एक ग्लास बॉल है, ग्लास बॉल समझते ना, स्फेयर, हॉलो हॉलो ग्लास स्फेयर, हॉलो ग्लास स्फेयर। इसको हमने क्या किया, इसको हमने क्या किया भाई, यहां से एक कट लगा दिया और एक कट यहां से लगा दिया, और इन दोनों सेगमेंट्स को उठा के अलग कर लिया। जब दोनों सेगमेंट्स को उठा के अलग किया तो हमने देखा एक शेप ऐसा है और एक शेप ऐसा है, रहे कि नहीं है, रहे ना भाई, तो ऐसा बना लेते, बोल बोल के पढ़ा करो, कैसे 2 शेप्स मिलेंगे अपने को। इस शेप को अगर तुम 3 डायमेंशनली फील करने की कोशिश करो तो क्या ऐसा शेप है, अरे है यार, सुनना, ये शेप है। अगर इसमें अंदर से पॉलिशिंग कर दी जाए तो ये कैसा शेप हो जाता है, कॉन्वेक्स, कैसा हो जाता है, कॉन्वेक्स। और अगर बाहर से पॉलिशिंग कर दी जाए तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है। अच्छा ये बताओ, ये कटोरे का जो ओपनिंग है इसका भी अपना कुछ रेडियस होगा, अरे होगा ना, और ये जो आर्क है इसका भी अपना कुछ रेडियस होगा, अरे इस आर्क का भी तो अपना रेडियस होगा ना। जो इस आर्क का रेडियस है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो इस गोले का रेडियस है इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ अपर्चर, क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ अपर्चर। और इस आर्क के रेडियस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इस अपर्चर, रेडियस ऑफ अपर्चर के डायमीटर को, पूरी डायमीटर को अपर्चर बोला जाता है, क्या बोलते हैं, अपर्चर। समझ आए, अपर्चर क्या होता है, रेडियस ऑफ अपर्चर क्या होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तीनों बातें क्लियर है। इसका जो रेडियस है, इस आर्क का, इस बॉल का जिसमें से ये कर्व काट के निकाला गया है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और जो सेक्शन आपने काटा है उस सेक्शन के जो गोले का रेडियस है वो क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ अपर्चर। और उसके डायमीटर को क्या बोलते हैं, अपर्चर, क्या बोलते हैं, अपर्चर। इसी अपर्चर को ऐसे भी समझाया जाता है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 एंड्स ऑफ द लेंस या मिरर,
अरे क्लियर है ना? डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द लेंस और मिरर इज नोन एज अपर्चर। तो जो डिस्टेंस होगा दो एंड्स के बीच में वो डायमीटर होगा, जरूरी है? जरूरी नहीं है, हमेशा जरूरी नहीं है। क्लैरिटी है ना? तो इस वजह से हमेशा याद रखिएगा कि जो अपर्चर है वो ट्वाइस ऑफ क्या है? डायमीटर। किसका? ट्वाइस ऑफ रेडियस। क्या है? जो कटोरा अपने को दिख रहा है, जो ओपनिंग अपने को दिख रही है, उस ओपनिंग के रेडियस का। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो कॉन्वेक्स होते हैं ना, ये डाइवर्जिंग होते हैं। ये कैसे होते हैं? डाइवर्जिंग। और जो कॉन्केव होते हैं वो क्या होते हैं? कन्वर्जिंग। ठीक है ना? अब सुनिएगा ध्यान से कि अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि ये आपके पास एक मिरर है, कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स की कॉन्केव? कॉन्केव मिरर है। यस सर। एक रे सीधी पास कर रही है, इस रे को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? इस एक्सिस को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल। क्या बोलते हैं? पोल। अरे क्लैरिटी है यार? समझ आ रहा है? यस। अपर्चर क्या होता है? क्लियर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? क्लियर। क्लियर है। प्रिंसिपल एक्सिस क्लियर है। क्लियर है ना? पोल क्लियर है ना? है ना? अब सोचो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि अगर कहीं से भी कोई रे आ रही है, इंसिडेंट रे किसी सरफेस के ऊपर पड़ रही है, तो दूसरी चीज जो हमको चाहिए वो चाहिए नॉर्मल। क्या चाहिए? नॉर्मल। और नॉर्मल हमेशा कहां से आएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से आएगा? सेंटर ऑफ। रेडियस तो हमेशा इस आर्क पे 90 डिग्री बनाएगा ना। तो हमने कहा कि ये एंगल थीटा है। क्या एंगल है? थीटा। क्या ये रे किसी पॉइंट से पास कर रही है? यस। उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं? तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे जिस पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। क्या ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं भी रहेगी तब भी क्या फोकस से पास करेगी? नहीं। तब जरूरी नहीं। अरे क्लियर है क्या? तो कॉन्केव का जो फोकस होता है वो किधर है? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में या उसके ऑपोजिट? तो इस वजह से इसको लिखा जाता है माइनस एफ। क्या लिखा जाता है? माइनस एफ। अरे क्लियर? अच्छा, अगर यही कॉन्वेक्स सरफेस होता, सोचो अगर यही कॉन्वेक्स सरफेस होता तो भाई क्या होता? क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे आती? देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे आई, क्या इसका कहीं सेंटर होगा? सेंटर से क्या ड्रॉ करोगे? नॉर्मल ना? क्या लाइट बेंड कर जाएगी? और जब इसके पाथ को पीछे ट्रेस करोगे तो क्या यहां मिलेगा? देखो, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में उसके ऑपोजिट, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। अरे है ना? तो ये फोकस कैसा होगा? इसीलिए कहा जाता है कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कैसा होता है? पॉजिटिव। और कॉन्केव का फोकस नेगेटिव। नहीं आया? कॉन्केव का फोकस कैसा होगा? नेगेटिव। कॉन्वेक्स का फोकस कैसा होगा? पॉजिटिव। ठीक। और फोकस निकालने का सिंपल तरीका क्या करो? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज डालो, वो जहां मिलेंगे, जिस पॉइंट पर मिलेंगे उसको क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। क्या ये सब डेफिनेशन लिखवाऊं मैं? फोकस क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर? नहीं ना? चले आगे बढ़े ना? लिखना है क्या डेफिनेशन? कुछ और बोल रहे थे? क्या बोल रहे हैं? हाँ। नहीं नहीं, गधेड़े बट खच्चर कहीं के। सुन, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, मुझे पता है वो बेचारा पढ़ा नहीं है कभी, आज जीवन पहली बार तो पढ़ रहा है वो। नहीं भाई, सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ, होता क्या है, जब भी हम कोई भी मिरर पढ़ते हैं, अभी आ रहा हूं आगे बता रहा हूं, देखो क्या होता है कि अगर इंसिडेंट रे किधर से आ रही, देख इंसिडेंट रे इधर से आ रही, चल कुछ एजम्पशंस यहां बता देता हूं, कुछ अभी आगे बताऊंगा। अभी बता देता हूं साइन कन्वेंशन वाली एजम्पशंस। सुनो, साइन कन्वेंशन कहता है कि ऑल द डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। ऑल द डिस्टेंसेस मस्ट बी, बोलो बोलो बोलो, मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। कहां से मेजर करी जानी चाहिए? पोल से। अरे क्लैरिटी है? दूसरी बात, दूसरी बात क्या? ऑल द डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये तुम्हारे पास पोल है कि नहीं है? पोल से अगर तुम आगे कुछ नापोगे तो वो पॉजिटिव होगा,
पोल से पीछे कुछ नापोगे तो नेगेटिव होगा, बस ध्यान रखना है कि इंसिडेंट रे इधर से आ रही, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कुछ नापोगे तो पॉजिटिव होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कुछ नापोगे तो नेगेटिव होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कुछ नापोगे तो नेगेटिव होगा, और ऊपर कुछ नापोगे तो पॉजिटिव। समझ गए? तो यहां हम फोकस किधर नापे हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के, अरे भाई आगे अलोंग द ना, अलोंग द इंसिडेंट रे ना, पोल से आगे ना भाई, तो ये कैसा होगा? पॉजिटिव, और पोल से पीछे नेगेटिव, पोल से पीछे नेगेटिव। देख लो भाई, ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी वजह से कॉन्केव का फोकस कैसा है? नेगेटिव, और कॉन्वेक्स का फोकस कैसा है? पॉजिटिव। ठीक है दीदी, समझ आ रहा है? पक्का? कोई डाउट होगा तो बताइएगा। कहो, प्लेन मिरर में फोकस कैसे इनफाइनाइट होता है? कहाँ फोकस करता है वो? फोकस कर पाता है? नहीं, जैसा रहेगा वैसे दिखा देगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, प्लेन है तो फोकस भी इनफाइनाइट, बुझे ना? प्लेन मिरर का फोकस इनफाइनाइट, प्लेन मिरर का फोकस इनफाइनाइट। चल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। चलो ये सुनो, और बात सुनो। रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? क्या होता है जी? r/2। ठीक है नेता, तो हम क्या लिखें? f बराबर क्या लिखते हैं? r/2। मान लीजिए हमने कहा कि ये आपके पास एक कर्व्ड सरफेस है, इसका रेडियस आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, यहां से एक रे आ रही है, यहां से हमने एक ऐसे नॉर्मल खींचा है सेंटर से, ये एंगल है अपने पास, मान लो 45 डिग्री। कितना एंगल है भाई साहब? 45 डिग्री, ठीक है ना। और हमने कहा कि ये अपने पास एक मिरर है, इसका रेडियस आपको पता है 20 सेंटीमीटर, यहां पर जो रे आ रही है, जब आपने यहां सेंटर से नॉर्मल खींचा है तो ये 4 डिग्री। कितना है? 4 डिग्री। फोकस कितना होगा दोनों का? दोनों का फोकस कितना होगा? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि एफ इक्वल्स टू तो क्या होता है भाई? एफ इक्वल्स टू क्या होता है? r/2। तो ये भी कितना होगा और ये भी कितना होगा? होगा ना? अरे होगा ना? गलत है, -10। अच्छा, -10। अब सही हो गया, अब सही हो गया। 20 होगा? सुनिए बताएं। हाँ, r-r/2, तो r-r/2 तब भी तो 10 ही आएगा बे। 20 में 10 घटाओगे तो 10 ही आएगा ना। क्या भाई क्या? सुनो, देखो क्या होता है, देखो क्या होता है। हाँ, नहीं वो भी गलत है। चलो छोड़ो, मेरी बात सुनो। तुम्हें पता नहीं है ज्यादा, तुझे थोड़ा थोड़ा पता है लेकिन पूरा नहीं पता है। कोई बात नहीं। देखो होता क्या है कि जब हम पढ़ते हैं ना मिरर, तो मिरर में एक और एजम्पशन पढ़ते हैं, उस एजम्पशन का नाम है अपर्चर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल। एक और एजम्पशन क्या आएगी यहां से? क्या आएगी? अपर्चर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल। अपर्चर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल। तो ये जो फॉर्मूला तुम पढ़ते हो ना, F इक्वल्स टू r/2, ये तभी काम करता है जब एंगल बहुत छोटा हो, जब इंसिडेंस का एंगल बहुत छोटा हो। तो जैसे यहां पर कितने डिग्री है? 4 डिग्री। तो F इक्वल्स टू तुम लिख सकते हो r/2, दैट इज इक्वल टू कितना? 10 सेंटीमीटर। लेकिन यहां कितना डिग्री है? 45 डिग्री। यहां F इक्वल्स टू r/2 नहीं लिखा जाएगा। किसको? अच्छा, 4 डिग्री को तुम 40 समझ रहे थे? तुम भी 40 समझ रहे थे? हाँ भाई, नहीं ना? अच्छा, हम बोले भी हैं 4 डिग्री है। हाँ भाई, हाँ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, काम की बात सुनो। अरे सुनो 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 सुनो, जब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री हो, जब एंगल आपका बहुत छोटा हो, तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, F इक्वल्स टू r/2। आपको एक छोटा सा सवाल देगा, यहाँ पे कह देगा 45 डिग्री से गिरा है और आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है। आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी अगर आप ढंग से नहीं पढ़े। समझ रहे हैं ना? जो डेरिवेशंस करके आते हैं
जो डेरिवेशंस पढ़ के आते हैं उनको ये पता होता है कि ये डेरिवेशन का एक कंडीशन है, जो एफ इक्वल टू आर बाई टू आप निकालते हो, ये कंडीशन पे निकालते हो कि थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर आप डेरिवेशन नहीं पढ़े हो तो आपने डायरेक्टली क्या पढ़ा, एफ इक्वल टू आर बाई टू, तो आपको पता ही नहीं है कि कब आर बाई टू लगेगा और कब आर बाई टू नहीं लगेगा। आप जनरल सिनेरियो तो जान ही नहीं रहे हो, आप तो बस पढ़े हो कि एफ इक्वल टू आर बाई टू, और पहला ही ऑप्शन 10 सेंटीमीटर दिया रहेगा, ठक से हिट करके चले आओगे, मुंह बन जाएगा फिर उसके बाद। अब सुनो, देखो देखो, जनरल सिचुएशन की बात अगर हम करें, एक जनरल सिचुएशन की बात करी जाए तो क्या होगा कि एक रे भाई साहब इसके ऊपर पड़ रही है, आपने क्या करना है, ये रे फिर क्या होगा, यहां से ऐसे मुड़ जाएगी। क्यों मुड़ी है, क्योंकि बीच में आपने एक नॉर्मल खींचा है। अरे खींचा है ना यार, देखो, अरे क्लैरिटी है। सोचो, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कितना एंगल हो गया, थीटा, ये भी कितना थीटा, ये भी कितना, ये कितना 2 थीटा हो गया ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये तो पोल हो गया, अरे हो गया ना यार। ये डिस्टेंस कितना है, आर, कितना है, ये भी कितना है, अरे है तो आर की ना। हम कह रहे काम को यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करो, तो ये एंगल कितना, 90 डिग्री, दोनों एंगल 45। अबे ये दोनों बराबर है ना, और ये ट्रायंगल भी तो कॉमन है, ये एक साइड भी तो कॉमन है। क्या ये 100% सिमेट्रिक होंगे, दोनों भाई, दोनों एंगल कॉमन है, एक साइड कॉमन है, क्या 100% सिमेट्रिक हो जाएंगे, दो साइड कॉमन है बल्कि, अरे है कि नहीं है, तो क्या होगा, पूरा आर था तो ये यहां से लेके यहां तक कितना होगा, आर बाई, ये कितना होगा, आर बाई टू सेक थीटा। दीदी खट से मुंह खोले ना, आ भी जाएंगे एक अच्छा नाइट। तो सोचते हो कितना बेइज्जती करता है ये आदमी बुजुर्ग। ये कितना है, आर बाई टू, ये कितना है थीटा, थीटा के सामने क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, ये क्या है हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज निकालना है ना, तो बेस अपॉन कॉस थीटा होगा ना। नहीं आया, अबे हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन कॉस थीटा होता है भाई, तो बेस सेक थीटा लिख सकते हैं, आर बाई टू सेक थीटा, पूरा कितना है, पूरा कितना है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे जिस पॉइंट पे मीट करती है उसको क्या बोलते हैं, तो एफ कितना होगा, आर माइनस आर बाई टू सेक थीटा, कॉस मन से निकल नहीं रहा, आर माइनस आर बाई टू सेक थीटा। अरे समझ पाए। अब देखो थीटा बहुत स्मॉल है, तो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो एक कॉन्सेप्ट होता है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बराबर थीटा, क्लियर है, और cos थीटा बराबर 1, cos थीटा बराबर 1, तो sec थीटा बराबर भी, ठीक है, तो sec थीटा 1 डाल दे, अगर थीटा बहुत छोटा है तो r माइनस आर बाई टू, आर बाई टू बचा कि नहीं बचा। अब ये पढ़े रहते तो इसका एजम्पशन पता रहता कि इसका एजम्पशन है कि थीटा बहुत छोटा है तो आर बाई टू आ रहा है, तो पहले ही एजम्पशन पढ़ लिए हैं, तो क्या जाने क्या हो रहा है। तो यहाँ थीटा कितना हो 45 डिग्री, तो फोकस कितना आएगा, हो फोकस कितना आएगा, आर माइनस आर बाई टू सेक 45, सेक 45 का वैल्यू √2 ना हो, अरे √2 ना, तो क्या होगा, आर को कॉमन कर ले, 1 माइनस 1 बाई √2 आ जाएगा क्या, अरे आ जाएगा ना, नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो एफ का वैल्यू, आर का वैल्यू कितना होगा 20, 1 माइनस, बोलो 21 माइनस 1 बाई √2, ये हो गया तुम्हारे पास आंसर। अरे आया आया, अब तुमको आंसर दे दे, मान लो ऐसे इसको कह दे कि इसका रेडियस आर दे रखा है तुमको 20√2 सेंटीमीटर, आर कितना दे रखा है 20√2 सेंटीमीटर का, आगे फोकस बताओ, तो तुम क्या करोगे सर 10√2, 10√2 नहीं डिवाइडेड बाई 2, हाँ भैया, हेलो, हाँ पांचवें फ्लोर पे, हाँ पांचवें फ्लोर पे लाके दे दीजिए, हाँ गार्ड होंगे उनको दे दीजिए। चल भाई देख,
तो अगर 20√2 लिखा होता तो क्या है, 20√2 लिख लेते, 1 - 1/√2 हो जाता, √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ क्या हो जाता, √2 - 1 हो जाता। तो हम क्या लिखते, 20 × 1.41, 1.414 ना। अरे यार 0.4 मतलब -1 करोगे तो डायरेक्टली लिख लो, तुम क्या लिखोगे 0.41 लिख लोगे ना। तो भाई कितना, 20 चौको 80 हो जाएगा क्या, 2 1 में 2, 2 चौको 8, तो कितना हो गया 8.2 सेंटीमीटर। जानबूझ के समझाएं, इसके पीछे कारण है। अरे क्लियर है ना, 8 कितना आया 8.2 सेंटीमीटर। अच्छा F = R/2 करते तो कितना आता, 10√2 ना, और √2 का कितना हो जाता 1.414, 1.414। अरे समझ आया, तो क्या करते, क्या 14 पॉइंट समथिंग हो जाता, ज्यादा आता कि नहीं आता, अरे ज्यादा आता ना। यस सर। तो देखो क्या होता है, दो तरह की रेज होती है मिरर में। एक एरर होता है, क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक मिरर है अपने पास, ये एक मिरर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। दो तरह की रेज होती हैं, एक रे होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास से गुजरती है, और एक रे होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर से होके जाती है। अरे क्लियर, ज्यादा एंगल कौन बनाएगा, जो पास से जा रही है, जो दूर से, जो दूर से जा रही है वो तो ज्यादा एंगल बनाएगी। अरे भाई यही मान लो तुम्हारा सेंटर है, अब यहां से तुम अगर नॉर्मल खींचोगे, देखो यहां से अगर तुम नॉर्मल खींचोगे तो यहाँ तो एक नॉर्मल ऐसे बनेगा और एक नॉर्मल ऐसे बनेगा। कौन सा एंगल बड़ा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ये एंगल ज्यादा है, ये एंगल कम है। क्या कम एंगल से मुड़ जाएगी लाइट, और क्या यहाँ ज्यादा एंगल से मुड़ती है, यस सर। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब होके जाती है उसको बोलते हैं पैरेक्सियल रेज। क्या बोलते हैं, पैरेक्सियल रेज, रेज लेज नहीं। और जो दूर से जाती है उसको बोलते हैं मार्जिनल रे, जो दूर से जाती है उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल रे। मार्जिनल रेज और पैरेक्सियल रेज दोनों का फोकस अलग अलग होता है। मार्जिनल रे और पैरेक्सियल रेज का फोकस अलग अलग होता है। किसका फोकस ज्यादा है, मार्जिनल का कि पैरेक्सियल का, मार्जिनल का ज्यादा है। मार्जिनल कौन है, ऊपर वाला ना। और ये कैसा है, 4 डिग्री वाला पैरेक्सियल, 4 डिग्री पे क्या 10 आ जाएगा, अरे 10 आ जाएगा। और 45 डिग्री पे कितना है, इधर इधर देखो ये। अरे चलो मान लो तुम, जैसे मान लो हम यहाँ पे कह दे रहे हैं कि इफ आर बराबर, यहाँ पे हम 20√2 डाल दिए, कितना डाल दिए 20√2। तो यहाँ जब 20√2 डालोगे तो कितना बनेगा, इस वाले में क्या 10√2 बनेगा, लगभग 14 बनेगा। और यहाँ कितना 8.2। किसका ज्यादा फोकस है, मार्जिनल का कि किसका, ये मार्जिनल है ना। और फोकस ऑफ पैरेक्सियल रे देखोगे तो क्या लिखोगे, R/2। आर कितना है 20√2/2, तो कितना हो गया 10√2, तो कितना 14.4, 14.1, अरे मीटर आ जाएगा ना, सेंटीमीटर, 14.1 सेंटीमीटर। इसका कितना आ गया 8.2 सेंटीमीटर। ये सब कभी आज के पहले तुम लोग देखे नहीं हो क्या, पढ़ते पढ़ते हो नहीं बे तुम लोग। सुनो, यहां से एक रे यहां जाएगी, समझ रहे हो, यहां से एक रे चलेगी ऐसे, ये वाली रे यहां, ये मान लो थीटा एंगल पर, तो ये वाली रे यहां जाएगी, समझ पा रहे हो ना। इसका फोकस अलग होगा और इसका फोकस अलग होगा। मार्जिनल रे क्रिएट्स एरर, समझे कि नहीं। क्या होगा, एक ही सोर्स से दोनों रे निकल के आ रही है, और प्रिंसिपल एक्सिस पे कितनी इमेज बना दी, एक की दो। अब तुम चाहते हो कि हम किसी चीज को ऑब्जर्व करें, मैग्नीफाई करें या डिमिनिश करें, तो वो दो दिखाई देने लग जाए। हमारी क्या ख्वाहिश होती है, दो दिखेगी, एक ही दिखे, एक ही दिखे। अरे भाई चांद एक है तो एक ही को तो देखना चाहोगे, सर दो चांद करके देखेंगे। क्लियर है ना। हमारा नेचर है कि जो नेचर में जैसा एग्जिस्ट कर रहा है उसको वैसे ही देखना चाहते हैं। तो हमको क्या करना पड़ता है, उस एरर को एलिमिनेट करने के लिए अपर्चर को बहुत छोटा रखना पड़ता है। जिन लेंसेस में अपर्चर बहुत बड़े होते हैं, जिन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होते हैं, जिनके मिरर्स का रेडियस 500 मीटर होता है, समझ रहे हैं ना, मतलब 1 किलोमीटर रेडियस के टेलीस्कोप बने जो मिरर बेस्ड टेलीस्कोप्स होते हैं। ठीक है ना। तो अब उतना बड़ा टेलीस्कोप है तो उसमें मल्टीपल फोकस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो वहां पे क्या किया जाता है, एक मिरर नहीं लगाया जाता है,
वो पूरा एक मिरर का सेटअप नहीं होता है, वो अलग अलग प्लेन मिरर्स का सेटअप होता है। कर्व मिरर नहीं होगा, प्लेन मिरर होगा। बस उस प्लेन मिरर को कैसे फिट किया जाएगा आर्क पर, बात समझ रहे हो? उसमें बेंडिंग बहुत कम होती है, बहुत कम। जैसे धरती मैया है, कैसा दिख रही है? फ्लैट दिख रही है। क्यों फ्लैट है? नहीं, जो देख पा रहे हो वो छोटा हिस्सा है ना, बहुत, समझ रहे हो ना? तो ऐसे खूब छोटे 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 प्लेन मिरर्स लगाए जाते हैं, और उन सारे मिरर को ऐसे आर्क पे सेट किया जाता है कि जैसे मान लो एक ही आर्क के होते हैं, उनका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है थोड़ा वेरिएबल होता है। इतना वेरिएबल होता है कि दोनों का फोकस एक ही जगह आकर दिखे, ताकि एक ही इमेज आपको मिले। ऐसे बनाए जाते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स, जो सेलेस्टियल्स जितने भी हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए बनाया जाता है। सेलेस्टियल्स ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए बनाया जाता है। हम लाइट ढूंढ लेते हैं, उस लाइट से इमेज पिक्चर कर लेते हैं और इमेज बना लेते हैं, कहते हैं कि 5000 लाइट ईयर दूर से आ रही है रोशनी। मतलब जो भी तुमको मिल रहा है, मान लो कोई कोई रोशनी आई 2 मिलियन लाइट ईयर से, मतलब क्या? मान लो रोशनी लड़की नहीं रे गधा, गजब हो, हद है मतलब। अब तो क्या ही पढ़ाएं हम। जैसे 100-200 लाइट ईयर का कुछ होता नहीं है, बहुत दूर दूर है, स्पेस बहुत खाली है। जैसे एटम खाली है ना, वैसे स्पेस खाली है, पूरा स्पेस खाली है। तो बहुत सारे स्टार्स ऐसे हैं जो 200-200 300-300 मिलियन लाइट ईयर दूर है। तो मतलब अगर 1 मिलियन लाइट ईयर दूर से भी अगर रोशनी आ रही है, तो जो तुमको आज दिख रही है वो 1 मिलियन साल पहले वहां से निकल चुकी है। समझ रहे हो ना? बट इफ इट इज पॉसिबल समहाउ, इफ इट इज पॉसिबल टू हैव एन स्पीड ऑफ लाइट, तो हम एक ऐसा एनर्जी का चैनल बना सकते हैं जिसमें हम मिनट्स के अंदर कई मिलियन लाइट ईयर दूर ट्रेवल कर सकते हैं, जिसमें समय रुक जाएगा। तुम्हारे लिए समय बीता 1 मिनट, तुम गए और तुम वापस आए, पता चला धरती मैया रहने लायक नहीं रही। हाँ, इंटरस्टेलर टाइप यही कॉन्सेप्ट है। यही कॉन्सेप्ट ही है कि आप, एक बहुत अच्छी वेब सीरीज है, स्टार ट्रेक वालों ने बनाई है इसी पर, टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट पे। उसका नाम है स्टार ट्रेक डिस्कवरी। उसमें वो ऐसे भागते भागते रहते हैं, वो अपने स्पेस क्राफ्ट में जो जो जिस स्पेसशिप से वो जा रहे होते हैं, उस स्पेस एक टेक्नोलॉजी ढूंढ लेते हैं। उनको वो मिल जाती है, वो एक किसी ऐसे प्लेनेट पे बिखर जाते हैं जहां पे उनको एक ऐसी टेक्नोलॉजी मिल जाती है। उनको पता भी नहीं होता कि वो हमारे पास टेक्नोलॉजी स्पोर ड्राइव टेक्नोलॉजी होती है। तो ऐसे वो ऐसे कुछ भी नहीं बोल देते कि चलो ठीक है स्पोर ड्राइव टेक्नोलॉजी, एक नहीं, थ्रेड्स होते हैं जिनको कहा जाता है स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी नाम की एक चीज होती है जो सबसे अभी तक मॉलिक्यूलर लेवल की थ्योरी, कहा जाता है कि जो न्यूट्रिनोज, एंटी न्यूट्रिनोज और आप क्वार्क पार्टिकल्स की बात करते हैं, ये सब एक धागे में बंधे हुए हैं। उस धागे का नाम है स्ट्रिंग, ठीक है ना? और उस थ्योरी का नाम, उस हाइपोथेटिकल थ्योरी का नाम है स्ट्रिंग थ्योरी। और कहा जाता है कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं सब क्वांटम इंटेंगल्ड है। मतलब अगर यहां पर मैं से एक मूवमेंट किया हूं, तो इसके रिस्पेक्टेड एटम यहां से बिलियन ट्रिलियन लाइट ईयर दूर किसी दूसरे यूनिवर्स में होगा, जो वहां भी हिला होगा एट द सेम इंस्टेंस। ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो यार चलता रहता है, जाता है। अच्छा लग रहा है नहीं सुन के? इंटरेस्टिंग। अरे हम खूब वो देखे हैं, हिस्ट्री टीवी और डिस्कवरी खूब देखे हैं। हाँ, मतलब हम जानते नहीं है ना ज्यादा यार। सुनो, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, भाई 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 भाई, बस मित्र बस, यहाँ ध्यान दो। चलो, क्या दोनों रेस क्लियर हुई? कौन कौन सी रेस? मार्जिनल रेस और पेरेक्सियल रेस। क्या मार्जिनल रेस हमको गलत फोकस का ज्ञान दे देती? तो हम मार्जिनल रेस को चाहते हैं कि मार्जिनल रेस हमारे मिरर में ना आए, तो क्या अपने को अपर्चर छोटा रखना पड़ेगा? यस सर, खत्म बात, नोट करो चलो। अरे हो गया, नोट कर लिए? लिखो लिखो लिखो, स्फेरिकल मिरर लिखो, जल्दी लिखो। कल स्फेरिकल मिरर खत्म हो जाएगा, परसों छुट्टी है, मंडे को स्टार्ट करेंगे। परसों संडे है। क्यों? हाँ, सर्विस का क्लास लेना है, पढ़ो फिर बढ़िया, और क्या। हम नहीं आता, एक दिन छुट्टी मिलता है यार। हाँ, कौन? नहीं तो एक्स्ट्रा क्लास दिए थे हम। हाँ वही तो। हाँ, हम पार्क गए थे घूमने।
नहीं, मैं कहीं नहीं गया था, बस मैं सोया था। सच में? हाँ, 1 तारीख का हो ही नहीं सकता। ना ना ना, हम कहीं गए नहीं थे भाई। 200% श्योर हम कहीं गए नहीं थे 1 तारीख को। मैं 10:30 बजे, 10:30 मैं सो के उठा था। अरे वीटी सर ऐसे ही बताते रहते हैं यार, बवाली आदमी है। वीटी सर की बात मत सुना करो यार तुम लोग। वीटी सर कुछ भी बताते रहते हैं। बस सुबह उठ के मंदिर गए थे, मंदिर से आए 3 बजे, 11:30-12 बजे गए, 3 बजे आए, फिर 3 बजे सोए, फिर 6:30 बजे उठे, फिर 9 बजे सोए, फिर उठे अगले दिन सुबह 6 बजे, फिर आ गए क्लास। पूरा कसर पूरा कर लिया नींद का। अरे भगवान करें साल भर सोने को मिले यार, वही तो नहीं मिल रहा है। जाग के कौन सा पहाड़ नोच ले रहे हैं जो सोने का सुख है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं है। सो, उठो, खाओ, फिर सो। किसके? किसके? सुधांशु सर? अरे वो हाई ऑन मोटिवेशन। ज्यादा जाग जाओगे तो मर जाओगे जल्दी। मरने के बाद क्या हुआ कौन देखा? सोए कि जागे कि पता चला नर्क के द्वार पे ले जाके चिमटा चुहाया जा रहा है। हाँ, इसीलिए जागे रहते हैं ना वो, इसी वजह लेट भी आते हैं। जल्दी करो, जल्दी जल्दी ट्राई करो यार। हाँ, प्रिंसिपल एक्सेस, फुल एक्सेस नहीं दी थी। तुम लोग खूब गवाए हो, मतलब 11वीं 12वीं तुम लोग को कुछ नहीं पता, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, नहीं गए ही नहीं स्कूल ही। स्कूल गए हो 11वीं 12वीं में? नहीं ना? तो क्या करते थे तुम लोग? मतलब तुम लोग को ऐसे बुरा नहीं लगता था कि स्कूल नहीं जा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं? अच्छा, कौन कौन गया तुम में से 11वीं 12वीं में स्कूल रेगुलर? रेगुलर मतलब 75% अटेंडेंस के ऊपर? कहाँ नाम लिखाया था? कॉलेज में? वहां क्लास नहीं लेना होता था? भाई साहब, और सब तुम लोग स्कूल ही नहीं गए 11वीं 12वीं में? मैं बता रहा हूँ ना। हाँ, स्कूल से। हाँ वो तो है ही। अब यहाँ का एजुकेशन सिस्टम खराब है यार। नहीं देखो क्या है ना, पढ़ना पढ़ाना एक अलग चीज है यार।
क्यों पढ़ते हो यार स्कूल में? जा पढ़ने के लिए कौन जाता है स्कूल यार? स्कूल इज ऑल अबाउट इमोशन। मैं रोज मार खाता था फिर भी जाता था। और बस किस लिए जाता था कि रोज शाम को मेरी बस, जैसे हमारे यहाँ जो बस चलती थी वैसे चलती थी कि पहले एक शिफ्ट छोड़ के आती थी, फिर दूसरी शिफ्ट में लेके जाती थी। तो पहली शिफ्ट छोड़ के आती थी, छुट्टी हुई, पहली शिफ्ट गई बस छोड़ने के लिए। अब वो आती थी 1.5 घंटे बाद, तो हमको 1.5 घंटे का टाइम स्लॉट मिलता था, उसमें हम क्रिकेट खेलते थे। बस इस खुशी के लिए मैं स्कूल जाता था। एंड अरे यार बहुत सारी चीजें मायने रखती है, पता है क्या? कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम से कम ये तो जाने रहते प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। हाँ, कोचिंग है तभी भी पता नहीं है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो गए क्यों? इससे अच्छा खाली घर में ही रहते हैं। मतलब मैं बता रहा हूं, मतलब पटना मेरे लिए ऐसे जैसे एजुकेशन है ना, मैं जैसे एजुकेशन को जो समझता था कि यार कितना भी गिरा स्तर होगा एजुकेशन का तो क्या होगा। तो, तो जो मैंने सोचा था उसे उससे भी नहीं, मल्टीप्लाइड बाई 200, 200 फुट नीचे सीधे धंसा हुआ एकदम से। हाँ, वो तो अरे हम गए यार, हम गए एक स्कूल में उधर, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, थोड़ा सा नहीं तो बतिया कह रहे हो बक। अगला स्लाइड, अगला स्लाइड लिखो, जगह छोड़ के आगे लिखो। तो कहानी सुनाए। तो गए एक मुजफ्फरपुर जगह है यहाँ पे। तो पहले तो मुजफ्फरपुर के बारे में बताया गया कि इट इज सेकेंड ब्यूटीफुल सिटी ऑफ बिहार। पहली है पटना, और पटना के बाद दूसरा है बिहार, राजगीर है, नहीं बिहार कह रहा हूं, मुजफ्फरपुर। डेवलप्ड सिटी, सॉरी डेवलप्ड सिटी। हाँ। तो फिर भाई किसी तरह चलो मान लो वहां लड़ते झगड़ते सुधांशु सर पुलिस वाले से लड़ाई कर लिए, लड़ाई वड़ाई करते हम पहुंचे स्कूल में। स्कूल में पहुंचे तो देखे कि एक ऐसे बाथरूम है, कॉर्नर में से गली है, गली में बाथरूम है, और उसकी महक बाहर तक आ रही है। और उसी के जस्ट बगल में एक क्लास है, और क्लास में 2 10 10 वाट वाला CFL चल रहा है, और अंधेरा है पूरी क्लास में, और बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। भाई क्या यार, नहीं पढ़ थोड़ी रहे थे यार। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। बनता एक का है और बर्बाद उसके साथ लाखों हो रहे हैं। नहीं यार, नहीं सच में यार, मतलब बहुत स्तर गिरा हुआ है एजुकेशन का, बहुत नीचे। हाँ, BA किए हैं? कौन से सब्जेक्ट से? BA से? प्लेन BA? अरे यार, ये है यार, ये, हाँ, वो तो नियम है ना जीवन का। मतलब दुनिया जब बन रही थी, जब यहाँ सिविलाइजेशन नाम की कोई चीज बस रही थी, जब दुनिया कम्युनिकेट करना सीख रही थी, तब यहाँ यूनिवर्सिटी थी। समझ रहे हो ना? नालंदा, तक्षशिला, ये सब यहीं से तो निकली हैं यार। एजुकेशन की जो बेसिक नींव रखी गई वहीं रखी गई भाई, यहीं रखी गई, तो इसीलिए तो यहाँ खराब हो गया सब। मतलब अच्छा सोचो, ये साइकिल है कि पहले क्या होगा कि आप एक जमीन में होंगे, फिर वहां से आप एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे, फिर सैचुरेट होंगे और फिर गिर जाएंगे। अभी और निचला स्तर देखना बाकी है बिहार को। एक राउंड, एक राउंड और नीतीश चाचा को पलटने दो। पलट रहे हैं ना? फिर से तेजस्वी से मिलने जा रहा है क्या? और मैं सोचता हूं यार, आ? तेजस्वी नहीं, अभी आया नहीं है। आया नहीं, अभी नहीं आया है, अपडेटेड है हम, अभी नहीं आया है। आया बवाल मच जाएगा इस बार तो, और फिर जीत जाएगा। हाँ, नहीं यहाँ इस समय सबसे अच्छा लीडर है
मतलब जो थोड़ा डेवलपमेंट कर सकता है, यहाँ वाला क्या नाम है, चिराग। चिराग इज गुड, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक आदमी लगता है, पर्सनालिटी भी अच्छी है, पढ़ा लिखा है, कुछ भी खराब करेगा तो अच्छा करेगा यार इन लोगों से। मैं जबकि मुझे हाजीपुर यहाँ पटना से ठीक लगता है, साफ सुथरा रहता है। हाँ अब ये अलग बात है। तो आए भी तो करे तो क्या करे बताओ, सीट है नहीं, अथॉरिटी है नहीं, तो क्या करेगा वो, चाचा से बनता नहीं है। हाँ। नहीं नहीं, ठीक ठाक आदमी है, काम अच्छा करता है, लड़का अच्छा है वो, उसके बाप भी बढ़िया आदमी थे। हाँ, बाप बहुत बढ़िया आदमी थे, राम विलास पासवान। चल बस, अरे तो अब तो जीवन का दस्तूर है यार, जो आएगा वो जाएगा। चलो लिखो लिखो लिखो। बट बिहार की पॉलिटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हम हाँ हम जीत जाएंगे, मौका मिल जाए बस, मौका मिल जाए, हम किसी को ब्रेन वॉश कर लेंगे। पता चला आज नॉमिनेशन फाइल किए हैं, कल मर्डर हो गया। अभी जिंदा रहना है। नहीं 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 नहीं, यहाँ का पॉलिटिक्स का माहौल अभी क्या वो, हाँ। यहाँ चाहिए कोई बाबा जैसा आदमी, योगी बाबा जैसा चाहिए यार। हाँ। बाबा राजम नहीं में, योगी बाबा जैसा आदमी चाहिए कोई। पहले पहले सबसे पहला काम, पटना की सबसे जरूरत की चीज है लॉ एंड ऑर्डर। पहले सबसे पहली चीज लॉ एंड ऑर्डर सही रहना चाहिए। सर आपने अच्छा हुआ, तू पागल है क्या? ये कह रही अच्छा हुआ शराब नहीं मिलता यहाँ। किड, किड, पुलिस वाले खुद लाख बेच रहे हैं। लीजिए। हाँ भाई, थाने में मिलता भाई। हाँ, ब्लैक मनी का सबसे बड़ा सोर्स बिहार में दारू है। दारू खोल देना, राजस्व ठीक हो जाए। कुछ राजस्व के नाम पे कुछ है ही नहीं। हाँ, कौन से स्टेशन पे? मतलब हो गया, नोट हो गया। एक दिन का कांड है। मैं, सुभाष सर, सुधांशु सर और एक और लड़का था। तो हम लोग यहाँ, ये वाली जो सामने वाली गली है ना, सामने वाली गली में आगे एक जूस वाला लगाता है। हाँ, यहाँ सामने जाके आगे, इधर वाले यहाँ से जाके आगे जाके गली में, तो हम लोग खड़े होकर जूस पी रहे थे। वहां दो कपल्स खड़े थे, वो भी फूक रहे थे और जूस पी रहे थे। मतलब मैं बता रहा हूँ क्या हुआ, वो फूक के फेंक दिए। दो लड़के आए, इतने बड़े बड़े रहे होंगे, एक 7 साल का रहा होगा, एक 8 साल का रहा होगा। उठाए, फूके और चल दिए। I got this thing is happening in बिहार। अब समझ, 8 साल 9 साल के लड़के यार क्या बर्बाद हो रहे हैं भाई, कुछ है ही नहीं। बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल है। मतलब मैं एक बहुत छोटे से कस्बे से आता हूं, जहां आज के 15 साल पहले जहां से मेरा एजुकेशन हुआ था। जब आज के 15 साल पलट के देखता हूं ना, तो वो 15 साल पुराना भी आज के बिहार से 1000 10 हजार गुना बेहतर था। अब कम से कम रोज स्कूल जाते थे, बढ़िया मास्टर कॉपी चेक करता था, होमवर्क देता था, नहीं लिख जाते तो धुनाई होता था बढ़िया। तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ? यहाँ मास्टर धुन दिए जाते हैं नहीं। हाँ हाँ, गार्जियन स्कूल पहुंच जाते हैं। चले भाई आगे बढ़े, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अबे 15 मिनट से तुम लोग बोर्ड से उतार रहे हो यार। हो गया क्या चीज? हाँ तो जल्दी बनाओ ना भाई, इतना थोड़ी लिखवाऊंगा। अभी इसके बाद 10 रे डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो एक महीना लगेगा लिखने में।
हाँ भाई हो गया, चले आगे बढ़े। यस सर, अब रे डायग्राम घर ड्रॉ करिएगा। सुनिए भाई साहब, अब देखिए थोड़ी और इंपॉर्टेंट बातें। तो जनरल फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, एफ इक्वल्स टू आर बाई टू याद रखेंगे, आर माइनस आर बाई टू सेक थीटा। जब कुछ भी ना बोले, जब थीटा पे कोई कमेंट ना करे, तो हम मान के चलेंगे कि अपर्चर बहुत छोटा है। और एफ इक्वल्स टू सिंपल क्या हो जाएगा, आर बाई टू। क्या हो जाएगा, आर बाई टू। लेकिन 30 डिग्री लिख दिया तो क्या निकालना पड़ेगा, अरे क्लियर है ना। हाँ, तब अपन आर माइनस आर बाई टू सेक थीटा यूज करेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा ये बताइए, एक फॉर्मूला होता है जिसको मिरर फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है, सुने हैं? क्या होता है मिरर फॉर्मूला? होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ये जानते कैसे आता है, ये जानते कैसे आता है? मिरर से। हाँ मिरर से ही आएगा। मिरर फॉर्मूला डेरिवेशन कैसे आती है इसकी, डेरिवेशन जानना थोड़ा जरूरी है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी पर सारी स्टोरी आगे की बेस्ड है। अगर मान लीजिए हम कहें कि ये आपके पास एक मिरर है, कैसा मिरर है, कैसा है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है? कॉनकेव है ना भाई। मान लीजिए हमने कहा कि यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा भैया। यहां से एक ऑब्जेक्ट निकला है, इससे एक रे निकली और इस मिरर के ऊपर पड़ी, तो क्या अब अपने को नॉर्मल चाहिए होगा। तो हमने कहा ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने खींच दिया नॉर्मल। सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या खींच दिया भाई साहब, नॉर्मल। और उसके बाद अब हमने कहा कि भैया यहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अरे होगी कि नहीं होगी, ये ऐसे लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। हमने कहा कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, थीटा। और ये लाइट जहां मिलेगी, क्या उसको फोकस बोलेंगे? क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है? नहीं। तो जहां मिलेगी वहां पे इमेज बनेगी, जहां मिलेगी वहां क्या बनेगी, इमेज। ये जो आपको प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस कुछ है नहीं, ये एक बीम ऑफ लाइट है। अब सोचिए, एक लाइट यहां से निकल रही है, एक लाइट यहां से निकल रही है, यही प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएंगे। इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज है। अरे क्लियर है ना। और हमको कोई पॉइंट इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रे चाहिए, और कोई लाइन की इमेज बनाने के लिए मिनिमम 3 रे चाहिए। किसी भी पॉइंट की इमेज बनाने के लिए कितनी चाहिए, 2, और लाइन की 3। क्लियर है ना। तो एक रे तो हमेशा कॉमन रहेगी, जिसको अपन क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल, टॉप से एक रे निकली, यहां गई, यहां आई, और यहां से एक रे निकली, यहां मिली, तो क्या यहां पे इमेज बन गई? अरे बनी ना। इमेज डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, यू कि वी? इमेज डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वी। सेंटर को क्या बोलते हैं, आर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, यू। समझ आ रहा है क्या? अच्छा सोचो, सबसे पहले कौन आया, मिरर के बाद सबसे पहले कौन आया, ऑब्जेक्ट। उसके बाद कौन आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद कौन आया, इमेज। क्या यही सीक्वेंस बना, अल्फा बीटा गामा। इस वाले पॉइंट को हमने बोला एन, और यहां से अभी एक नॉर्मल खींच लेंगे बाद में। चलो अभी यहां देखो, अगर हम कहें फ्रॉम ट्रायंगल सीओएम, फ्रॉम ट्रायंगल, सुनना ध्यान से, ट्रायंगल सीओएम, एक्सटीरियर एंगल क्या है, और इंटीरियर एंगल अल्फा और थीटा। तो क्या अल्फा प्लस थीटा बराबर बीटा लिखा जा सकता है? अदर दो कॉर्नर के इंटीरियर एंगल का सम किसी ट्रायंगल के एक कॉर्नर के एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर हो। एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू जो होता है वो अदर दो कॉर्नर के इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। अरे क्लैरिटी है, पहली बात। तो यहां से थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा। अगर ट्रायंगल हम बात करें सी आई एम, क्या बात करें, सी आई एम, एक्सटीरियर एंगल क्या है, क्या है, गामा। तो गामा बराबर क्या लिखेगा, गामा बराबर बीटा प्लस थीटा लिखेंगे ना। तो थीटा बराबर क्या लिखेगा, गामा माइनस बीटा। अरे होगा ना। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, हम कह रहे हैं दोनों को कंपेयर कर दीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए, कंपेयर। तो क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस गामा बराबर 2 बीटा। देखिए, अल्फा प्लस गामा बराबर 2 बीटा लिख सकते हैं। अरे हाँ ना तो बोल लो यार, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, अल्फा प्लस गामा बराबर 2 बीटा। जो हम मिरर पढ़ते हैं, वो मिरर में अपर्चर बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा? तो जो थीटा बीटा है, अल्फा बीटा गामा है, ये सब बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं ना। अल्फा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल। अगर बहुत छोटे हैं तो क्या इनको ऐसे लिखा जा सकता है, tan अल्फा प्लस tan गामा बराबर 2 tan बीटा। लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं ना।
अच्छा सोचिए, tan अल्फा को क्या लिखेंगे? हम कह रहे हैं यहां से एक लाइन खींचिए n, और ये पोल हो गया p, और आप लिखेंगे np टेंड्स टू 0, np टेंड्स टू 0। ये गैप बहुत छोटा है, क्यों? क्योंकि अपर्चर बहुत छोटा है। अपर्चर अगर बहुत छोटा है तो ये गैप जो होगा ये बहुत छोटा होगा। अरे क्लैरिटी है ना? नहीं आ रहा है? समझ रहे हैं ना? अगर गैप बहुत छोटा हो गया तो tan अल्फा क्या लिखेगा, बोलिए? tan अल्फा क्या mn अपॉन on लिख लें, और tan गामा mn अपॉन in लिख लें, और 2 tan बीटा mn अपॉन nc लिख लिया जाए। कट गया हो? यस। साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू रखी जाएगी। किसके साथ? साइन कन्वेंशन के साथ। तो जहां n है क्या वहां p लिख लें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बताइए जो ON होगा क्या वही OP होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? तो ON कितना है? +1/u की -1/u? -1/u ना। और यहां पे कितना? -1/v। in क्या v है? अरे है ना। और nc क्या है? nc क्या है? r है ना। तो क्या लिखोगे? -2/r, सब कट जाएगा। तो 1/u + 1/v बराबर 2/r, या 1/u + 1/v बराबर 1/f। अरे समझ आए? समझ आए? u को क्या बोले हैं? u को क्या बोले हैं? u को बोले हैं भाई साहब कौन सा डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u को क्या बोले हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v को क्या बोले हैं? क्या बोले हैं? इमेज डिस्टेंस। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। और f को क्या बोले हैं? फोकस। फोकस या फोकल लेंथ। अरे क्लियर है क्या? और ये सारी डिस्टेंसेस कहां से मेजर की जा रही? कहां से? पोल से। अरे सारी डिस्टेंसेस कहां से हैं? पोल से। पक्का ना? और बात सुनिए, ये बताइए जितनी चीजें इस मिरर के इधर होंगी वो सब रियल होंगी कि वर्चुअल? कैसी? और जो मिरर के अंदर? मिरर के अंदर मतलब अगर हम कहें कि u जो है वो हमारा नेगेटिव है, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट कैसा है? ऑब्जेक्ट कैसा होगा? रियल। अरे क्लियर है क्या? अगर हम कहें कि u हमारा पॉजिटिव है, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कैसा होगा? ऑब्जेक्ट कैसा होगा? वर्चुअल। अरे क्लियर है ना भाई? यस। अगर हम कहें कि v पर आ जाओ, अगर हम कहें कि v हमारा नेगेटिव है, मतलब इमेज कैसी है? इमेज कैसी होगी? रियल। अरे होगी ना यार। और अगर हम कहें कि v हमारा पॉजिटिव है तो इमेज कैसी होगी? कैसी होगी? वर्चुअल। ठीक है भाई। दूसरी बात, अगर हम कहें कि u की वैल्यू बड़ी है v से, किसकी वैल्यू बड़ी है? मतलब इमेज जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो ज्यादा दूर है एज कंपेयर टू इमेज के, तो कौन बड़ा होगा? कौन बड़ा होगा? जो बड़ा होगा, जिसकी लेंथ बड़ी होगी वो भी वही साइज में भी बड़ा होगा। तो किसकी लेंथ बड़ी है? ऑब्जेक्ट की ना। और इमेज छोटा है ना, तो यहां क्या लिखोगे? इमेज मैग्निफाइड की डिमिनिस्ड? इमेज विल बी डिमिनिस्ड। अरे समझ आया क्या? इमेज विल बी डिमिनिस्ड। अगर u का मैग्नीट्यूड पूरा वैल्यू किससे छोटा हो? v से, तो इमेज विल बी क्या लिखोगे? मैग्निफाइड। क्या लिखोगे? मैग्निफाइड। मैग्निफाइड। अरे क्लैरिटी है? अगर बराबर हो गया तो? बराबर हो गया तो इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे समझ आया भाई? पल्ले पड़ा? यस सर। अगर आपको ये समझ आ गया ना, तो आपको अलग से मैग्निफिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैग्निफिकेशन बहुत गलत रिजल्ट देता है। जब मैग्निफिकेशन हम पढ़ते हैं +1 -1 +2 -2 पढ़ते हैं, वो बस तब तक सही काम करता है जब तक आपका ऑब्जेक्ट रियल है। जैसे ही ऑब्जेक्ट वर्चुअल हुआ वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। तो हम कभी भी अगर मैग्निफिकेशन देखना होगा तो हम कभी भी, मतलब साइज देखना होगा तो हम कभी भी मैग्निफिकेशन को नहीं देखेंगे, क्योंकि हमको यू वी से सब पता चल जाएगा। यू क्या है? अगर मान लो हमका यू पॉजिटिव है, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल। कैसा है? वर्चुअल। यू नेगेटिव है तो? वी नेगेटिव है तो? यू नेगेटिव है तो? वी पॉजिटिव है तो? वर्चुअल। वी पॉजिटिव है तो? जो बड़ा होगा, v बड़ा होगा तो इमेज बड़ी होगी, u बड़ा होगा तो ऑब्जेक्ट बड़ा होगा। जितना बड़ा होगा उतने टाइम्स, जितना बड़ा होगा उतने टाइम्स। मान लो जैसे हमने कहा कि हमने ऑब्जेक्ट को रखा 10 सेंटीमीटर पे, इमेज बनी 20 सेंटीमीटर पे।
इमेज 20 सेंटीमीटर पे बनी ना, तो इमेज 2 गुनी होगी। इमेज कैसी होगी? 2। अगर वो -20 पे बनी है तो रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड होगी। अरे होगी ना। और अगर वो +20 पे बनी है तो क्या होगी? वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। समझ आया कि नहीं? खट से नोट करिए, फिर एनालिसिस करवाएं। पांच मिनट का समय देंगे, जितना लिख पाइए लिख लीजिए। 5 मिनट से 1 सेकंड ज्यादा नहीं देंगे। नैनों की तू बात ना जाने है, नैनों की रास तोरे ना जाने है। हो गया भाई? लगा हुआ है भाई। That was the last 6 of वर्ल्ड कप 2011 वाला।
क्या चीज? बिल्कुल एक छक्के ने मैच नहीं जितवाया भाई। हाँ क्या चीज? अरे होता रहता है, थोड़ा बहुत आउट ऑफ फॉर्म आता रहता है। अब बुढ़ा भी गया है, कितना कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है यार। बॉल नहीं दिखती, मतलब एज की वजह से ना फर्क पड़ता है। तुम भले ही अपनी फिटनेस मेंटेन कर लोगे, लेकिन रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं। जो उसका सबसे अच्छा शॉट था, आज उसी शॉट पे वो कंटिन्यूअसली आउट हो रहा है कवर ड्राइव पे। बोलैंड। अरे समझ गए। हाँ समझ समझ। नोट हो गया भाई, चलो आ जाओ, हो गया। बस बस बस, सॉरी। अब घर लिखिएगा। सुनो सुनो सुनो। हाँ हाँ बस बस बस। चलो भाई, छोड़ दो इसको, अब ध्यान दो। अगली बात है अपनी एनालिसिस ऑफ कॉनकेव मिरर। शुरू रहो भाई। एनालिसिस ऑफ कॉनकेव मिरर। ये अगर आ गया तो सवाल अपने आप बन जाएंगे, ठीक है ना? हाँ, मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे मान लो हम तुमसे कहें कि ये तुम्हारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ऐसे ही क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कुछ रेज आ रही है, एक यहां से आ रही है, एक यहां से आ रही है, ये कहां मिलेंगी? अरे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेस कहां मिलती है भाई? फोकस में मिलती है ना? अरे मिलती है ना? तो ये यहां मिल गई और ये यहां मिल गई, ये रेस यहां पर बन गई, और ये क्या कहलाता है अपने पास? फोकस। क्या कहलाता है? फोकस। तो यहां से हमने कहा कि इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, अगर u की वैल्यू है माइनस इनफाइनाइट, तो v जो होगा वो होगा माइनस एफ। v कैसा होगा? माइनस एफ। अरे होगा ना भाई? ये बताओ मेरा ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल है कि वर्चुअल है? ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब आई समझ जाओगे ना? रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट इन साइज। रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट इन साइज। क्लियर है क्या? इसी का एक दूसरा एग्जांपल और होता है कि अगर मान लो हम तुमसे कहें ये अपने पास सिचुएशन है, देखो मान लो हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास ये कर्व मिरर है ऐसे, एंड रेज आर नॉट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बट रेज आर पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, बट एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये कहां मिलेंगे? अरे क्लैरिटी है, जिस पॉइंट पे मिलेंगे वही वो भी फोकस ही होगा। क्लियर है क्या? जहां मिलती है वो भी क्या कहलाता है? फोकस ही, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? ऑब्जेक्ट कहां रखा है? इनफाइनाइट पे। यहां पे u माइनस इनफाइनाइट पे, v कहां बन रहा है? माइनस एफ पे बन रहा है। लेकिन इस इमेज का नेचर कैसा होगा? रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिस्ड। रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिस्ड। पॉइंट इन साइज नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिस्ड। ठीक है ना? अब आप सोचोगे सर डिमिनिस्ड मैग्नीफाइड भी तो हो सकता है। मैग्नीफाइड नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां रखा है? इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट से यहां तक लाइट चल के आ पाई है, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है। अरे क्लियर है ना? जैसे सन से रेडिएशन धरती तक चल के आया, रोशनी धरती तक चल के आई, तो सन बहुत बड़ा है। वो दिख रहा है छोटा सा तो अलग बात है, लेकिन वो है बहुत बड़ा। ठीक है ना? एक्चुअल साइज उसकी बहुत बड़ी है। अच्छा आप सुनिएगा, अगर मान लीजिए बच्चा बच्चा बच्चा, अब देखो थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं ध्यान से। अगर हम कह रहे हैं u का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से बड़ा है और 2f से छोटा है, माइनस 2f से छोटा है, माइनस इनफाइनाइट से बड़ा है और माइनस 2f से छोटा है, दूसरी कंडीशन, कंडीशन नंबर 2। तो इस सिचुएशन में फॉर एग्जाम्पल u बराबर क्या माइनस 3f मान सकते हैं? अरे इन्हीं के बीच में तो आएगा। वह आना तो बोल लो यार, सुन लो, लिखना बाद में, लिखना सब बाद में, घर जाके लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले ध्यान से सुनो, समझो इसको। u बराबर क्या लिख लें? माइनस 3f। क्या इमेज बता सकते हो कहां बनेगी? कहां बनेगी इमेज? पॉइंट, पॉइंट उसकी वैल्यू। एक गधा है, निठल्ले हो बे तुम लोग एकदम से। 1/u प्लस 1/v बराबर क्या 1/f होता है? कॉनकेव मिरर पढ़ रहे हो तो माइनस 1/f लिखोगे। u का वैल्यू कितना है? प्लस 3f की माइनस 3f?
क्या -1/f है भाई? तो 1/v यहां से सॉल्व करोगे तो -2/3f मिलेगा, और v का वैल्यू लिखोगे तो ये तुमको 3f/2 मिलेगा माइनस साइन के साथ। v बराबर क्या मिलेगा? -3f/2। याद रख लो कि जब u होगा -3f तो v होगा कितना? जब u होगा -3f तो v कितना होगा? -3f/2। -3f/, डायरेक्टली सवाल क्या आएगा पता है? कि एक लेंस है, एक मिरर है, उसका फोकस है 20 सेंटीमीटर। एक मिरर है, उसका फोकस कितना है? 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया जाए कि इमेज उसके साइज की डबल हो जाए? तो पहले थोड़ा सुनो। बी ट्राई टू बी अ गुड लिसनर। हम कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि हम एक जगह, कहीं ऐसी जगह ऑब्जेक्ट रख दें, एक मिरर है जिसका फोकस है 20 सेंटीमीटर, कितना है? हम कहीं ऐसी जगह ऑब्जेक्ट रख दें कि इमेज उसकी आधी हो जाए, इमेज उसकी आधी हो जाए, तो कहां रखोगे? 3f पे, 3f पे, 3f पे, 60 सेंटीमीटर पे, खट से आंसर। मतलब तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा डेटा याद करो और इसी डेटा पर ही सवाल आएगा। बात समझ रहे हो ना? देखो, जब यहाँ पे देखो u का वैल्यू कितना मिला है? -3f। v कितना मिला है? -3f/2। क्या इमेज ऑब्जेक्ट के साइज की आधी है? अरे है कि नहीं है? है। तो इमेज मैग्निफाइड है कि डिमिनिस्ड है? मैग्निफाइड है कि डिमिनिस्ड है? डिमिनिस्ड है ना। तो क्या लिखोगे? इमेज का नेचर बताओ। नेगेटिव है मतलब रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनिस्ड है। रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिस्ड, क्योंकि u v से छोटा है, v u से छोटा है ना। अरे v u से छोटा है ना। कितना छोटा? आधा। कितना छोटा? आधा। अब होता है रे डायग्राम ड्रॉ करना। अब इसके बाद कहानी आती है रे डायग्राम ड्रॉ करने की। तो देखो, रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है एक बार में, सही रे डायग्राम। मतलब सर अपने तो 3 बार में खींच रहे हो और हमको कह रहे हो एक बार में सही रे डायग्राम। नहीं, यही सोच रहे हो ना? अरे तुम लोग ना, सुनो। देखो यहाँ पे एक रे हो गया, अरे हो गया ना। हम उस वाले पॉइंट की बात कर रहे थे जब मिलता नहीं है। अरे क्लियर है ना? रे मिलाते हैं, जिस पॉइंट पे मिलना चाहिए उस पॉइंट पे मिलती नहीं है। तो वैसा नहीं करना, अब आराम से मिलेगी। देखो यहाँ पे f है, यहाँ पे 2f है और यहाँ पे क्या है? 3f है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 3f पे ना। तो मान लो हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी, कहाँ पे? 3f पे। थोड़ा बड़ा रख दो इसको, मतलब लेंस के बाहर मत लेके चले जाना, मिरर के। ठीक है ना? हाँ। तो मिरर के अपर्चर से छोटा ही रहेगा। यहाँ पे हो गया ए बी। अब मैंने बोला था कि किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए हमको 2 रे चाहिए और किसी भी लाइन ऑब्जेक्ट के लिए 3। तो एक रे कौन सी है? प्रिंसिपल एक्सिस। 2 रे और चाहिए, चाहिए ना? तो अपने को करना क्या है, ये पता है कि अगर ऑब्जेक्ट 3f पे रखा होगा तो इमेज 3f/2 पे बनेगी। अरे बनेगी ना। और ऑब्जेक्ट के साइज की आधी होगी, ऑब्जेक्ट के साइज की आधी होगी। तो हमने यहां रखा और यहां खींच दिया। क्लियर है? अब 2 रेज अपने को चाहिए टॉप से, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक चाहिए पोल से। एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक कहां से चाहिए? पोल से। अब तुमको करना क्या है, ये वाला पॉइंट पकड़ना है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को मिला देना है। लो, अरे मिला दिए। और इसको पकड़ो और इसको मिला दो। अरे क्लियर है क्या? समझ पाए कि नहीं? थोड़ा इसको ध्यान से देखोगे तो ये तुमको कुछ ऐसी जाती हुई नजर आएगी, आएगी ना? अब देखो, जो हमने पोल बनाया था वहां से पास की नहीं, उसके बगल से पास की ना, बगल से पास की ना। मिटाओ और पोल को बगल में बना दो, फोकस को बगल में बना दो। चिल। अरे समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ आया? मिटा के बगल में खींचो, कौन नापने जा रहा भाई, कहाँ है? अरे क्लैरिटी है तुम्हारा, एक बार मेरी डायग्राम बन जाएगा। हाँ, बोर्ड के लिए अच्छा रहता है। बोर्ड वाले बच्चों को सिखाता था, बोर्ड वाले बच्चे पागल है साला, पूरे टाइम रे डायग्राम ही नहीं मिल रहा था सर हमारा। ठीक है, तो थोड़ा डेटा याद करो। लेकिन जैसे उनमें यही सवाल आता है कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f, तो रे डायग्राम कैसा बनेगा? तो हम कह रहे हैं एक डेटा याद कर लो बियॉन्ड 2f, 3f वाला याद कर लो। तो 3f पे रखा है तो कहां बनेगा? 3f/2 पे बनेगा ना। और आधी साइज का होगा तो इसको स्केल से 10 सेंटीमीटर खींच लो, इसको स्केल से 5 सेंटीमीटर खींच लो, खींच लो। और यहाँ पे स्केल रख के नंबर लगा लो और उसके बाद खींच के मिला लो। बहुत मुश्किल से एक आध धागा इधर उधर होता है। हाँ, क्लैरिटी है ना? हाँ बस सेट।
अरे समझे, डायग्राम समझ आए? चलो चलो, रे डायग्राम एक डायग्राम तो ऐसे ठीक है, टाइम पास चीज है, अपने को ये डेटा याद रखना है। अब सोचो अगर हम कहें कि भाई 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 बस अगर हम कहें u हमारा -2f है, u हमारा क्या है -2f, तो क्या तुम v निकाल सकते हो कितना होगा? हम बता रहे हैं, तुमको पता होना चाहिए। v जो होगा वो क्या होगा -2f। तो क्या इस v पे कमेंट कर पाओगे? इमेज कैसी होगी? रियल इन्वर्टेड एंड सिमिलर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सिमिलर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर इसका रे डायग्राम खींचना हो तो अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्या ऐसे एक कॉनकेव मिरर बनाएंगे भाई? अरे बनाएंगे ना। और फिर क्या खींचेंगे? एक प्रिंसिपल एक्सिस। अब सुनना, यहां से हमने कहा भैया एक काम करो, एक ऑब्जेक्ट बना लो ए बी, इसको बोलो एफ और इसको बोलो 2f। एक ऑब्जेक्ट बनाओ ए बी, क्या एज इट इज एक इमेज बन जाएगी? हमने कहा एक इमेज बन गई सेम सिमिलर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है? टॉप से कितनी रेस? टॉप से कितनी रेस? दो। एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरी कहां से? जो पोल से जाएगी क्या वो इस पॉइंट को टच करके जाएगी? और जो यहां से जाएगी क्या वो इस पॉइंट को टच करेगी? यस सर, बन गया। हाँ क्या भाई बोल, कोई डाउट है? भाई यहां से रे आई यहां चली गई, यहां से रे आई यहां चली गई, अरे गई ना? हाँ क्लियर है। अब अगला डेटा, अब हम कह रहे हैं कि हमने अपने ऑब्जेक्ट को उठा के रख दिया है। अब हमारा जो u है वो -2f से लेके -f के बीच में। u कहां से कहां है? -2f से -f के बीच में, मतलब u का एक एग्जैक्ट नंबर याद कर सकते हो, -3f/2। अगर u -3f/2 होता है तो जो v होता है ना वो -3f हो जाता है। v कितना हो जाएगा? -3f। अब इमेज के नेचर पे कमेंट करो, कैसे होगा? रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड ना भाई, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। तुम निकाल सकते हो, ये -3f ही आएगा, ठीक है ना? u की जगह -3f/2 रख देना, v -3f आ जाएगा। क्लियर है ना? बस इसी वाले फॉर्मूले में रखते जाना है, ठीक है ना? तो रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। तो आओ साथ दो जरा। तो अगर तुमको रे डायग्राम ड्रॉ करना होगा तो कोई दिक्कत वाली बात? क्या ऐसे लाइन खींच लेंगे यार? क्या यहाँ पे f मार्क कर लेंगे, यहाँ पे 2f और इधर लाइन खींच के क्या मार्क कर लिया? 3f। अरे मार्क कर लिया ना यार, यहाँ पे हमने बोल दिया 3f। ऑब्जेक्ट को हमने कहा रखा है f और 2f के बीच में, क्या 3f/2 यहां होगा? और इमेज कहां बन रही है? 3f पे डबल बन रही है, और रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड है ना। एक रे टॉप से और एक रे कहां से? पोल से। जो पोल से आएगी क्या यहां मिल जाएगी, और जो टॉप से आएगी क्या उसको भी यही मिलना है? क्या मेरे फोकस से पास नहीं हुई? नहीं हुई ना? तो क्या मिटाक बना सकते हैं? यस, हो गया था, काम भर का हो गया था। और सोच रहे हो हाथ से खींच रहे हैं, वो भी इसने इतने स्मूथ बोर्ड पे, चौक से खींच देंगे वहीं से पास करती है ग्रीन बोर्ड पे, हिलेगी नहीं एक जगह से। अरे समझे कि नहीं? अरे बल्ले पड़ा, इमेज कहां बनी? -3f पे। कैसी है? कैसी है? कैसी है? रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, रियल इन्वर्टेड एंड। ये सारी कहानी बस एक बात समझाने के लिए शुरू किए हैं, वो ये है कि इफ अगली कंडीशन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, u इक्वल्स टू -f, इमेज कहां बनेगी? प्लस की माइनस? प्लस नहीं, प्लस नहीं, प्लस नहीं। अच्छा बोलो बोलो बोलो, चलो 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 चलो, सुनो 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 सुनो। रे डायग्राम खींचिएगा तो यहां पे हम क्या बोले? फोकस। यहां पे क्या बोले? 2f। अब हमने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट को उठा के फोकस पे रख दिया, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक रे पोल से यहां चली गई और ये यहां आ गई। दोनों रेस पैरेलल है ना, तो तुम कह रहे हो आगे मिलेंगी, तो मैं कह रहा हूं पीछे मिलेंगी। बताओ क्यों नहीं मिलेंगे भाई? अगर आगे कहीं माइनस इनफाइनाइट पे जाके मिल रही है तो पीछे कहीं प्लस इनफाइनाइट पे भी मिल सकती है ना। तो फिर हाउ कैन यू से दैट माइनस इनफाइनाइट? बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं। बोलो बोलो बोलो। देखो क्या होता है, अब समझ लेते हैं, टाइम है नहीं तो मैं ज्यादा ज्ञान दूंगा नहीं, काम की बात करेंगे बस। हाँ हाँ हाँ, सुनो तो, नहीं नहीं नहीं, नहीं। सुनो तो सुनो, अरे सुन बे,
U बराबर होता है माइनस एफ। U बराबर क्या है? माइनस एफ। मुद्दे वाली बात है कि माइनस एफ इज अ मेजरमेंट। माइनस एफ क्या है? मेजरमेंट। 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर क्या है? एक मेजरमेंट। उस मेजरमेंट पे तुम एक ऑब्जेक्ट को रख रहे हो, रख रहे हो ना, रख रहे हो ना। कभी उसको आइडियली 10 पे रख पाओगे? नहीं। मैग्नीफाई करोगे तो हो सकता है वो 10.01 दिखाई दे, और मैग्नीफाई करोगे तो हो सकता है 10.0001 दिखाई दे। अरे क्लियर है ना? हो सकता है 9.9.999 भी तो दिखाई दे सकता है ना। अरे दिख सकता है ना, हमेशा ही वो कुछ ना कुछ आगे पीछे रहेगा। एग्जैक्ट फोकस डिफाइन नहीं है। अगर मेरे से सवाल पूछा जाए, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। सिंपल। नो कमेंट ऑन प्लस इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट। आपको इस बात की अथॉरिटी नहीं है। लेकिन अगर आप कहें कि आपने फोकस के जस्ट पहले रखा है, मतलब u बराबर -1.01f, इधर से चल रहे हैं ना, तो फोकस के जस्ट पहले और जस्ट बाद ऐसे देख रहे हैं, या फिर आपने u को रखा है -0.99f, ठीक है ना भाई। तो जब आप पहले वाले से v निकालेंगे, एक से मैं निकाल देता हूं, दूसरे का मैं रिजल्ट बता देता हूं। तो 1/u प्लस 1/v बराबर क्या होता है? 1/f। u की जगह बोलो बोलो -1.01f लिखेंगे। v का ज्ञान है नहीं, कॉन्केव मिरर है तो फोकस होगा नेगेटिव, अरे होगा ना। तो 1/v बराबर क्या लिखोगे बोलो? -1/f प्लस 1.01f लिखेंगे ना। तो देखो यहां से क्या मिलेगा v, यहां से -0.01 अपॉन 1.01f, यही तो मिलेगा। अरे मिलेगा ना। तो v बराबर आ जाएगा 101f माइनस साइन के साथ। v बराबर कितना आ जाएगा? -101f। मतलब इमेज कहां है? माइनस इनफाइनाइट पे। कहां पर है? फोकस के जस्ट पहले इमेज कहां है? माइनस इनफाइनाइट पे। और फोकस के जस्ट बाद 0.99, -0.99 रखोगे तो क्या है? 0.99 होगा। यहां जाएगा 0.99। अब 1 में से 0.99 जाएगा तो क्या 0.01 बचेगा, और नीचे आएगा 9.99f। क्या आएगा? 0.99f। तो पलट दोगे तो इस पर जो तुमको v मिलेगा वो मिल जाएगा 99f। v कितना मिल जाएगा? प्लस में 99f। इमेज कहां चली गई? प्लस इनफाइनाइट। नहीं आया? आया ना। फोकस के जस्ट पहले इमेज कहां है? माइनस इनफाइनाइट पे। फोकस के जस्ट बाद इमेज कहां है? प्लस इनफाइनाइट पे। पल्ले पड़ा? एग्जैक्ट फोकस इज नॉट डिफाइंड। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। इमेज विल फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। क्लैरिटी है ना? हाँ। लेकिन अगर फोकस के जस्ट पहले रखा है तो प्लस इनफाइनाइट की माइनस इनफाइनाइट, और फोकस के जस्ट बाद रखा है तो प्लस इनफाइनाइट। अब सोचिए हम f के आगे आ गए। f का तो पॉइंट अपने को क्लियर हो गया। अब हमारा u जो है वो -f से बड़ा है और 0 से छोटा है। -f से बड़ा है और 0 से छोटा है। इसके बीच में कोई एक नंबर बताओ, कोई एक नंबर बताओ। u बराबर क्या लिख लें? -f/2 लिख लें। याद रहना चाहिए, डेटा जरूरी है ये, इसी वजह से ये स्पेसिफिक डेटा लिख लिख के बना रहा हूं कि अगर तुमको पता रहे कि फोकस 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे रखा है तो उसकी इमेज कैसी बनेगी। बात समझ रहे हो ना? तो जब उसका इमेज निकालोगे, जब यहाँ u इक्वल टू -f/2 रखोगे ना, तो v जो तुमको मिलेगा वो +f मिलेगा। v कितना मिलेगा? +f। इसका क्या मतलब है? सब घर जाके, आज घर जाके एक एक चीज जितनी मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, जो मुझे याद है, वो सब तुम फॉर्मूले में रख रख के निकालोगे। निकाल के चेक कर लेना, क्या पता मैंने गलत पढ़ा है। अरे चेक कर लेना भाई, ठीक है ना? हाँ चलो, हाँ विश्वास है, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हारी खुद की भलाई के लिए है। चलो, तो v बराबर कितना? f। v बराबर कितना? f। इमेज कैसी होगी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड की मैग्नीफाइड? अरे f बड़ा है ना यार, f/2 से बड़ा है ना। कितना मैग्नीफाइड? अरे 2 टाइम्स ना, 2 टाइम्स ना। अब सोचो, अब रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या कहा हमें? कहा हमको ऑब्जेक्ट भी पता है कहां बनता है और इमेज भी पता है कहां बनता है। क्या ये पोल है? क्या ये f है? क्या ये 2f है? क्या इसी के आइडेंटिकल डिस्टेंस पे f कहीं इधर होगा? अरे होगा ना। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? यहां तो रखा है ना। अरे रियल है ना ऑब्जेक्ट। नहीं आया? अरे समझ आ रहा है भाई? तो एक रे कहां से निकलेगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और एक रे कहां से? पोल से। अब कुछ गधा होते हैं, पहले यहां से फोकस से पास करा देंगे, इसको आगे पास करा देंगे, पीछे खींचेंगे, मिल ही नहीं रही है, पीछे मिल नहीं रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? क्या ऑब्जेक्ट के बारे में, क्या इमेज के बारे में तुमको ज्ञान है? अरे क्या ऑब्जेक्ट की डबल है ना,
अब फिर यहां से ऐसे मिला लो, इसको यहां से ऐसे मिला लो, इस लाइन को इधर खींच दो और इस लाइन को इधर खींच दो। अरे क्लैरिटी है ना? देखो पीछे जाके मिल गई कि नहीं मिल गई? मिल गई। तो इमेज बन गई तुम्हारी एफ पर। इमेज कहां बन गई? एफ पर। क्लैरिटी है? पल्ले पड़ा? अच्छा, माइनस एफ के पहले जब ऑब्जेक्ट था, माइनस एफ के जस्ट पहले तक, तो इमेज कैसी थी? इमेज कैसी थी? पूरे शुरू से माइनस इनफाइनाइट से लेकर मैं माइनस एफ के जस्ट पहले तक हूं, तो इमेज का नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड अब उसमें दो कंडीशन, एक मैग्निफाइड किया और एक डिमिनिश्ड किया। उसकी भी लिमिट याद रखो कि माइनस इनफाइनाइट से 2f तक इमेज है डिमिनिश्ड। इमेज कैसी है? तो जैसे ही 2f से आगे गया ऑब्जेक्ट, इमेज कैसी हो गई? मैग्निफाइड। क्लियर है? जो f और 2f के बीच में होगा वो डिमिनिश्ड होगा। भाई क्या? जो f और 2f के बीच में होगा वो डिमिनिश्ड होगा। अगर ऑब्जेक्ट f एंड 2f के बीच में है तो ऑब्जेक्ट डिमिनिश्ड होगा, और इमेज f एंड 2f के बीच में है तो इमेज डिमिनिश्ड होगी। अगर इमेज डिमिनिश्ड है, अरे क्लियर है, तो मतलब इमेज कहां है? f एंड 2f के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट डिमिनिश्ड है, इसका मतलब इमेज कैसी है? मैग्निफाइड। अरे क्लियर है ना? तो ऑब्जेक्ट कहां है? f एंड 2f के बीच में। नहीं समझ आया? समझ पा रहे हैं? ऑब्जेक्ट सोचिए, जब माइनस इनफाइनाइट से लेके 2f तक चल के आया तो इमेज गई है माइनस एफ से लेके माइनस 2f। अरे यार मैं तेरी गधा। देख देख, ऑब्जेक्ट कहां रखा है? इनफाइनाइट पे। इमेज कहां बनी है? फोकस पे बनी है ना? ऑब्जेक्ट रखा है 3f पे, इमेज कहां बनी है? 3। इमेज कहां बनी है? 3f/2 पे ना? ऑब्जेक्ट बेचारा चल के आया माइनस इनफाइनाइट से 3f तक, और इमेज चली कहां? f से लेकर 3f/2, f/2 चली। थोड़ा सा चली, थोड़ा चली ना? फिर ये चल के आया कहां? 2f। कहां चल के आया? 2f। 2f पे ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों मिल गए। क्लियर है? अरे क्लियर है? अब इमेज ने कहा कि अब हमको ज्यादा चलना है। अब ऑब्जेक्ट बेचारा पहुंचा 2f से कहां? 2f से 3f/2 पर, और इमेज कहां पहुंच गई? 3f। ये जैसे यहां फोकस पे पहुंचने वाला था, इमेज कहां पहुंच गई? माइनस से इनफाइनाइट गई ना? तो 2f के पहले इमेज डिमिनिश्ड है, और जब ऑब्जेक्ट 2f के आगे चला जा रहा है तो इमेज कैसी हो जा रही है? मैग्नीफाइड। इमेज कैसी हो जा रही? मैग्नीफाइड। समझ आया? मोटा मोटा हिसाब समझ आया, लेकिन है कैसी इमेज? फोकस के जस्ट पहले कैसी है? रियल एंड इन्वर्ट है। फोकस के जस्ट बाद, फोकस के जस्ट बाद वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब ये जो मिरर है, कॉन्केव मिरर जो है, ये रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना सकता है? बना सकता है ना? क्या रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज भी बना सकता है? अब हम क्या पोल तक पहुंच गए? अरे u 0 डाल दोगे तो v भी 0 आ जाएगा। u 0 रखोगे तो v भी कितना आ जाएगा? 0। हम पोल पहुंच गए। अब पोल के आगे जाओ। पोल के आगे जाओगे तो ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? वर्चुअल। कैसा हो जाएगा? वर्चुअल। तो जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को वर्चुअल होते देखा ना, अगर मैं लिखूं इफ u इज ग्रेटर देन 0, इफ u इज ग्रेटर देन 0, मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है? ऑब्जेक्ट कैसा है भाई साहब? वर्चुअल। तो u पॉजिटिव है ना? अरे u पॉजिटिव, तभी तो तुम कह पा रहे हो ना ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। तो हमने जब फॉर्मूला देखा ना, 1/u प्लस 1/v बराबर -1/f, तो एक बात चमकती हुई नजर आई कि ये -1/u है। इसमें से एक काम करो, माइनस को कॉमन कर लो और f प्लस 1/u लिख लो, और v बराबर -uf/u+f लिख लो। अरे लिख लो, लिख लो। अच्छा, जब इस फॉर्मूले को बहुत अच्छी खासी रिसर्च करी तो पता चला कुछ दो इंपॉर्टेंट बात। पहली इंपॉर्टेंट बात क्या पता चली कि भाई ये जो v होगा ना, v जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। अगर तुम्हारा u पॉजिटिव है तो v हमेशा नेगेटिव। फोकस तो पॉजिटिव हो नहीं सकता। फोकस किसका है? कॉन्केव का ना? तो फोकस क्या लिखे हो? माइनस। ऑलरेडी माइनस ले लिए हो। तुम्हारे पास कंट्रोल है u को पॉजिटिव नेगेटिव रखने का। मैं कह रहा हूं हमारा u हमेशा पॉजिटिव है। अगर हमारा u हमेशा पॉजिटिव है तो v कैसा होगा? नेगेटिव। v कैसा होगा? v कैसा होगा? नेगेटिव। तो यहां से हम पहला ज्ञान ये निकाले कि अगर अगर क्या निकाले? अगर ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल, तो इमेज कैसी होगी?
तो इमेज रियल होगी हमेशा। अरे हमेशा, ऑलवेज, यस ऑलवेज। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हुआ तो इमेज हमेशा कैसी होगी? रियल। अच्छा, एक और बात मैंने नोटिस की। क्या नोटिस की भाई साहब? कि ये जो v होगा ना, वो हमेशा u से छोटा होगा। मॉड ऑफ v जो होगा हमेशा क्या होगा? मॉड ऑफ u से छोटा होगा। करके देख लो, u का कोई भी वैल्यू डालो, f का कोई भी वैल्यू डालो। हम क्या फोकस मान लो 10, फोकस कितना मान लो 10, q भी मान लो 10, 10 दाम है 100, नीचे 20, कितना है 5, कितना आया 5। हमने कहा एक से छोटा भी मान के देखते हैं, एक से बड़े में काम करेगा तो एक से छोटे में कहानी कभी कभी पलट जाती है, ठीक है ना। तो हमको एक से छोटा मान के देखो। हमने कहा कि u को मान लो 0.5, u को कितना मान लो 0.5, ऊपर कितना हो जाएगा? अरे 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 करोगे 5 होगा ना, फोकस तो 10 ही है ना, यहाँ 10.5 हो जाएगा। अरे होगा ना, 1/2 से बड़ा कि 1/2 से छोटा? 5 अपॉन 10.5, 5 अपॉन 10 होता तो क्या 1/2 हो जाता? यहाँ क्या है 5 अपॉन 10.5, क्या 1.2 से छोटा हो जाएगा? 1/2 से छोटा हो जाएगा ना, थोड़ा सा ही छोटा होगा लेकिन होगा। तो मैंने एक बात तो ये नोटिस की कि v जो होगा वो हमेशा u से छोटा होगा। दूसरी एक और बात नोटिस की कि v जो होगा वो हमेशा फोकस से भी छोटा होगा। फोकस से भी छोटा होगा। रख के देखो, कुछ भी u का कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू मान लो, u का तुम पॉजिटिव वैल्यू मान लो 200, कितना मान लो 200, फोकस कितना है 10, क्या ऊपर 2000 हो गए? और 200 प्लस 10 200, अब 210 को 2000 से डिवाइड करो, 10 से ज्यादा आएगा कि 10 से कम? अबे 200 को 200, 2000 को 200 से डिवाइड करते तब तो 10 आता, कम आएगा ना? क्या फोकस से कम आया कि नहीं आया? कम आया ना। तो दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, v जो है वो u से भी छोटा होगा और v जो होगा वो f से भी छोटा होगा। अगर तुमको ये दो बातें याद रह गई ना भाई, बहुत सारे सवाल तुम एलिमिनेशन से मार दोगे। मतलब 4 ऑप्शन दिया होगा, एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिसका v जो होगा वो u से भी छोटा होगा और f से भी छोटा होगा। खट से आंसर, पेन भी नहीं चलाना। लेकिन जब इतना डिटेल में आराम आराम से पढ़े रहोगे तब, और उसको मेमोरी में रखे रहोगे तब। यहां तक कहानी समझ आई? अरे पक्का जी, ये था हमारा पूरा एनालिसिस कि जब भी मेरा ऑब्जेक्ट कैसा होगा वर्चुअल, तो इमेज कैसी होगी? रियल। कैसी होगी? कैसी होगी? रियल। और जो रियल इमेज बनेगी वो क्या हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी होगी? अरे v क्या हमेशा u से छोटा होगा? ये दोनों सिचुएशन है ना। अरे क्लियर है क्या? इमेज हमेशा डिमिनिश्ड होगी, इमेज हमेशा डिमिनिश्ड होगी। अरे क्लियर है क्या? और फोकस और पोल के बीच में होगी। किसके बीच में होगी? फोकस और पोल के बीच में। ऐसा ही सेम कॉन्वेक्स में होता है जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा रियल होता है, ठीक है ना। अभी आएंगे, अभी उस पर भी आएंगे, कोई बात नहीं, मैंने आगे का बोल दिया, अभी वहां नहीं पहुंचे। सुनो, क्या यहां तक कहानी समझ आई? तो इससे ये बात पता चली कि ये ना इस मिरर की एक लिमिटेशन है कि ये कभी भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बना सकता। बोलो आगे ना, क्या पढ़े हो? इट नेवर फॉर्म्स, इट नेवर फॉर्म्स क्या भाई साहब? वर्चुअल इमेज। कंडीशन क्या है? ये कभी वर्चुअल इमेज नहीं बनाता है? बनाता है, बट ये नहीं बना सकता क्या? वर्चुअल इमेज ऑफ, ऑफ क्या भाई साहब? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अरे आया क्या हो? इट नेवर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आओ सुनो और कहानी सुनो। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना सकता है, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल भी बना सकता है, वर्चुअल की रियल भी बना सकता है, बट वर्चुअल की वर्चुअल। अरे क्लैरिटी है ना? यस। अब सुनना, अब इसके दो ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ। देखना ग्राफ, हमने कहा कि ये 1/v है और ये 1/u है। 1/v वर्सेस 1/u का ग्राफ ड्रॉ करो। तो फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास कॉनकेव मिरर के लिए? फॉर्मूला क्या है? बोलो बोलो बोलो। 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f की माइनस 1/f, क्योंकि कॉनकेव का फोकस कैसा होता है? नेगेटिव होता है ना। u को क्या लिखोगे? x, और v को और इसको, तो y बराबर माइनस एक्स माइनस सी हो जाएगा। अरे होगा हो, जब x का वैल्यू 0 तो y,
प्लस सी की माइनस सी, माइनस सी ना। जब y का वैल्यू 0 तो x, तब भी क्या माइनस सी ना। तो ये भी होगा -1/f और ये भी होगा -1/f। अरे होगा। इन दोनों को टच करती हुई कैसी लाइन, स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन, स्ट्रेट लाइन। नहीं आया, आया। अच्छा चलो अब इसकी ऑब्जर्वेशन करो, देखो सही जो हम पढ़े हैं वो हमारा जो प्रैक्टिकल निकाल रहे हैं और जो मैथमेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या बे, क्या फिर से क्या नहीं आया? गजब नौकर समझो वे तुम लोग। सर चूहा दौड़ रहा था, ध्यान नहीं दे पाए, दोबारा बताओ। हम कह रहे हैं, सुन लो सुन लो यार, बस 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 भाई बस। 1/u प्लस 1/v बराबर क्या है, 1/f। 1/f प्लस 1/f की माइनस, क्योंकि मिरर कैसा है, कैसा है, कॉनकेव। कॉनकेव है ना। अच्छा, मिरर है कॉनकेव, तो हमने कहा कि हमको 1/u और 1/v का ग्राफ चाहिए। तो 1/u x है और 1/v क्या है, y है, और फोकस क्या कांस्टेंट है। तो हमने देखा तो ये हमें x प्लस वाई बराबर सी, तो हमने इसको कन्वर्ट करना चाहा तो हमें दिख गया कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो स्लोप क्या है, माइनस, मतलब नेगेटिव स्लोप। जब हमने x 0 डालना है तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस सी। माइनस सी किसके बराबर है, माइनस सी किसके बराबर है, -1/f के। अरे है ना, अरे है ना भाई। तो यहां हो गया -1/f। तो अब उसके बाद हमने क्या किया, अब हमने y को 0 रख दिया तो x भी हमको क्या मिला, -c। क्या ग्राफ खींच दिया, दोनों को जोड़ के एक सीधी लाइन बना दी। अब इस ग्राफ की एनालिसिस करो। ये बताओ यहां पर कौन पॉजिटिव है, ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। क्या v पॉजिटिव है और u नेगेटिव है। अरे जब v पॉजिटिव होगा तभी तो 1/v पॉजिटिव होगा। अरे होगा ना। तो v पॉजिटिव होने का मतलब इमेज कैसी है, इमेज कैसी है, वर्चुअल। और u नेगेटिव होने का मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल। यहां पे देखो तो इमेज कैसी है, रियल, और ऑब्जेक्ट भी कैसा है, रियल। यहां ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल, और इमेज कैसी है, रियल। नहीं दिख रहा है, अरे दिखा भाई, देखो ना u पॉजिटिव है कि नहीं है ना। तो ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, वर्चुअल, और इमेज कैसी हो गई, रियल। कहीं v ऑन v मिला, कहीं v ऑन v मिला नहीं। ये सस्ता ग्राफ था, आसानी से समझ आने वाला। दूसरा ग्राफ भी अच्छा है, थोड़ा ज्यादा ध्यान से समझने वाला है। उसके बाद हम याद करने का तरीका बता देंगे कि कैसे रटना है। लेकिन रटने वाला ज्ञान तभी काम करता है जब वो समझ के रटा जाए। अगर केवल रटा जाएगा तो वो ड्यूरेबल नहीं होगा, कब फट जाएगा कोई भरोसा नहीं है। कब भूल गए कौन सा फर्स्ट में था कौन सा सेकंड में था। चार ग्राफ एक ही जैसे होते हैं, जो कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस, सबके एक ही जैसे होंगे, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। अब सोचो, जब हमने कहा कि हमारा ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पर, तो इमेज कहां है, इमेज कहां है, फोकस पे, प्लस एफ पे कि माइनस एफ पे, प्लस एफ पे कि माइनस एफ पे, माइनस एफ पे। तो देखो ये हमारा v है और ये हमारा क्या है, u है। तो क्या -f वाला मार्क यहां होगा, और इनफाइनाइट वाला मार्क तो हम यहां बना नहीं पाएंगे। तो ग्राफ पे ऐसे सीधी लाइन खींच के क्या लिख लिया जाता है, -इनफाइनाइट, -f लिख लिया जाता है। जब तक हम फोकस के जस्ट पहले थे तब तक हमारी इमेज कैसी थी, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड। कब तक, 2f के पहले तक डिमिनिश्ड और 2f के बाद मैग्निफाइड। 2f के पहले तक डिमिनिश्ड और 2f के बाद मैग्निफाइड। छोड़ दो उसको, अभी बस ये पकड़ो, रियल इन्वर्टेड कहां से कहां तक, 0 से शुरू, माइनस इनफाइनाइट से शुरू हुई और कहां तक ऐसा है, फोकस के जस्ट पहले तक, फोकस के जस्ट पहले तक। फोकस के जस्ट पहले इमेज कहां है, प्लस इनफाइनाइट की माइनस इनफाइनाइट, प्लस की माइनस, माइनस इनफाइनाइट पे है ना। गुड जॉब। तो देखो ये तुम्हारे पास हो गया। जब तुम फोकस पर हो, जब तुम फोकस पर हो तो इमेज तुम्हारी कहां है, जब तुम -f पर हो तो इमेज कहां है, माइनस इनफाइनाइट, फोकस के जस्ट पहले, फोकस के जस्ट पहले। उसके बाद फोकस के जस्ट बाद कहां पहुंच गए, कहां पहुंच गए, प्लस इनफाइनाइट ना हो, फोकस के जस्ट बाद तुम पहुंच गए हो। ऑब्जेक्ट तो फोकस पर ही है, इमेज कहां पहुंच गया, प्लस इनफाइनाइट, इमेज कहां पहुंच गया, प्लस इनफाइनाइट। उसके बाद, उसके बाद कहां, पोल पे आ गए, अरे 0 0। जब ऑब्जेक्ट कहां आया, पोल पर, तो इमेज भी कहां है, पोल पे। उसके बाद ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, वर्चुअल। इमेज कैसी है,
इमेज कैसी है? रियल। और उसका नेचर क्या है? वो u से भी छोटी है और f से भी, रहे कि नहीं है? u से भी छोटी है और f से भी छोटी। f वाली लाइन यही थी ना? अरे थी ना? तो हमने कहा कि जो हमारी फाइनल सिचुएशन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। अरे समझ आया नहीं आया? आया। और ये वाला खतरनाक था? खतरनाक नहीं है, तुम समझ नहीं पा रहे हो बस। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई। हम क्या सोचे, हम क्या पढ़े अभी तक, क्या एनालिसिस में पढ़े? इसीलिए कह रहे कि एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर एनालिसिस आ गया तो सवाल अपने आप बनेगा। एनालिसिस का मतलब है कि यू नो एवरीथिंग अबाउट इट, कुछ बचा ही नहीं इसमें, कुछ कॉम्प्लेक्स हो ही नहीं सकता, बस क्लैरिटी रहनी चाहिए एक एक चीज का। हम क्या बोले कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है? माइनस इनफाइनाइट। तो क्या डेटा तो याद है तुमको? डेटा याद रहेगा ना? ऑब्जेक्ट कहां रखा है? माइनस इनफाइनाइट। इमेज कहां बनी है? माइनस एफ। माइनस एफ ना? ऑब्जेक्ट रखा है -3f। इमेज कहां बनी? -3f/2। -3f/, अरे क्लियर है ना? देख रहे हो, ऑब्जेक्ट ज्यादा चल रहा है और इमेज थोड़ा थोड़ा चल रही है। चल रही है ना? क्लैरिटी है ना? ऑब्जेक्ट आ गया -2f पे, इमेज कहां पहुंच गई? ऑब्जेक्ट आ गया -2f पे और इमेज कहां पहुंच गई? इमेज कहां पहुंच गई? -2f पे ना? अरे है ना? पक्का ना? अब देखो, ऑब्जेक्ट इतना चला, यहां से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया है, कहां से? 2f से। कहां तक आया है? f तक। कहां तक आया है? और इमेज कहां चली गई है? माइनस इनफाइनाइट। कौन ज्यादा चल गया? इमेज। क्या इस हिस्से में ऑब्जेक्ट ज्यादा चला है और इस हिस्से में? इस हिस्से में ऑब्जेक्ट बड़ा होगा और इस हिस्से में इमेज। इस लेवल की ऑब्जर्वेशन हो तो सवाल की औकात है कि ना बने? अरे समझ नहीं आया तुम्हें यार? पल्ले पड़ा? जैसे ही तुम माइनस इनफाइनाइट के आगे पहुंचे हो, तुरंत क्या इमेज प्लस इनफाइनाइट पे चली गई? अरे गई ना? इमेज कहां चली गई? प्लस इनफाइनाइट। अब माइनस इनफाइनाइट से तुम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो, इमेज तुम्हारे पास आ रही है। जैसे तुम f/2 पे पहुंचे हो, प्लस -f/2 पे, इमेज आ गई प्लस f पे। इमेज कहां गई? प्लस f पे। देखो ना, जैसे तुम पहुंचे हो -f/2 पे, इमेज कहां गई है? प्लस f पे। कहां से आई है ये? यहां पर थे तो इमेज इनफाइनाइट पे थी, और जस्ट यहां पहुंचे हो तो इमेज कहां गई? f पे आई ना? अब इसके बाद क्या हुआ? हम जैसे यहां पोल पे पहुंचे, इमेज कहां गई? पोल पर। कहां गई? पोल। इसके बाद ऑब्जेक्ट कैसा? वर्चुअल। ऑब्जेक्ट कैसा? क्या ये लाइन मिल गई? और जब मेरा ऑब्जेक्ट वर्चुअल हुआ, तुरंत मुझे पता चला कि मेरी इमेज कैसी होगी? रियल। क्या वो v से छोटी, क्या वो u से छोटी होगी? क्या वो f से भी छोटी होगी? यस। खींच के मिला। देखो ये इसको टच किया नहीं? किया नहीं? अरे क्लैरिटी है ना? तो मतलब फोकस के नीचे ही है कि नहीं है? क्लैरिटी है ना? अगर आप ये समझ जाएं तो पूरे मिरर में कुछ ऐसा नहीं है जो आपको बहुत परेशान कर दे। समझ आए? तो घर बढ़िया जाइएगा, आराम से एक एक चीज लिखे। क्या? u से छोटा? v मतलब? यहां वैल्यू डाल देना कुछ भी u का। ये ग्राफ में, ये ग्राफ में तुम इस पर बस केवल फोकस दिखा पाओगे ना, u दिखा नहीं पाओगे। तो u तो कुछ भी होगा, v हमेशा u से छोटा होगा। लेकिन वो भाई v हमेशा u से छोटा होगा, वो तो दिख ही रहा है अपने को। यहां देखो ना, ये f है ना? ये f है ना? यहां से जब तुम आगे बढ़ रही हो तो यहां देखो, ये तुम्हारा f है, ये तुम्हारा v u है, और ये तुम्हारा v है ना? तो v छोटा है, मिला लो। कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? ये छोटा है और ये बड़ा है ना, तो u बड़ा है और v छोटा है, हमेशा हर पॉइंट पर। समझ रहे हो? तभी तो ये लाइन ऐसे सीधी हो गई कि यहाँ v देखो इतना बड़ा है और u इतना बड़ा है और v में ज्यादा चेंज ही नहीं हुआ। ठीक है? सुनो ध्यान से, अच्छे से, घर जाते ही, यहां से जाते ही इसको पूरे पोर्शन को खोलकर पढ़ लीजिएगा। आज का आज नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा, कल पे मत छोड़िएगा। कल ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, सारे सवाल आप खुद बना ले जाएंगे। हाँ, मतलब रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, इतना भी तेज नहीं। अभी इसके बाद रिफ्रैक्शन स्टार्ट होगा भैया। रिफ्रैक्शन पूरा हफ्ता लगेगा।